गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम। नया दिन, नया मौका, नई सोब और एक नई उम्मीद। तो नए दिन में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं महक असलम। सबसे पहले हम बात करेंगे औरत की, क्योंकि गुज़श्ता रोज़ औरत मार्च हुआ, बड़ी बात हुई औरतों के हुकूक के बारे में। अगर औरत मजबूत होती है तो घर मजबूत हो जाता है, मुआशरा मजबूत हो जाता है। माँ, बहन, बेटी, बीवी, बहू, ये वो तमाम रिश्ते हैं जो कि एक मजबूत घर की बुनियाद रखने में अहम किरदार अदा करते हैं। और तमाम रिश्तों को हमारा सलाम। दुनिया भर में ख़वातीन के हुकूक का दिन मनाया गया कल। इस हवाले से मुख्तलिफ शहरों में तकरीबात मुनक़िद की गई। कहीं वॉक का एहतमाम किया गया, कहीं रैलियाँ निकाली गईं, कहीं मुतालबात पुरजोर तरीके से सामने रखे गए और उनको मनवाने के लिए जतन किए गए। पहले आपको दिखा देते हैं। तो जनाब, वुमेन डे की अगर हम बात करें तो अब दुनिया भर में जितनी ख़वातीन हैं किसी ना किसी तरीके से अपना किरदार अदा कर रही हैं। गुज़श्ता रोज़ बरतानवी शाही ख़ानदान की बहू मेगन मार्कल का तहलका खेज़ इंटरव्यू आलमी मीडिया की खबरों की जीनत बना रहा। उन्होंने कहा कि ख़ुदकुशी के बारे में मैं सोच रही थी क्योंकि घर में हालात ऐसे पैदा कर दिए गए। मदद मांगी गई मगर कोई सहारा ना मिला। यहाँ तक कि इतनी पाबंदियाँ थी कि बाहर जाने के लिए बहुत मुश्किल से इजाज़त मिलती थी। ख़ानदान को शदीद तहफ़्फ़ुज़ात थे और तहफ़्फ़ुज़ात के बाद जब शादी हुई, शादी के बाद जब बच्चा पैदा हुआ और बच्चे की रंगत थी काली, और इस पर शाही ख़ानदान से मुताल्लिक़ तसव्वुरात और हकीकत में बहुत ज़्यादा फ़र्क सामने आता है। नाज़रीन, आज के शो में हमारे पास आपके लिए बहुत सारी खबरें हैं। स्टार्ट हमने औरत मार्च से इसलिए लिया क्योंकि हम हमेशा कहते हैं लेडीज़ फर्स्ट, तो मैंने सोचा कि पहले ख़वातीन की बात कर लेते हैं। बहुत सारी अच्छी खबरें हैं, हम आपको बिल्कुल सस्पेंस में नहीं डालेंगे। सबसे पहले अच्छी खबर जो है वो इस लिहाज से है कि डॉलर सस्ता हो गया है। डॉलर जो है वो कमज़ोर रहा है और रुपया तगड़ा हो गया। और इस लिहाज से मुझे लगता है कि अब डॉलर की जो उड़ान थी वो बड़ी नीचे आ गई है महंगाई के मारे अवाम के लिए। यकीनन इससे बड़ी कोई खबर नहीं होगी। ऐसा क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है? क्या कोई पॉलिसीज़ हमारी ऐसी थी जिन पर अमल दरामद करके हमने अपने पैसे को तगड़ा किया है? आगे चल के इस पर तफसील से बात करेंगे। इसके साथ साथ एक और अच्छी खबर है। वो अच्छी खबर ये है कि PSL के बकिया जितने भी मैचेस थे वो पाकिस्तान में कराने पर इत्तफाक किया गया है। चेयरमैन PCB ने फ्रेंचाइज मालिकान के साथ मुलाकात की है और उन्हें तमाम तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी कराई गई है। लीग को मुकम्मल कराने के लिए मई, जून या सितंबर के ऑप्शंस ज़ेरे गौर हैं। या जैसे कि हम मई जून की बात करें तो यानी ईद के बाद, पहले हम कह रहे थे कि अप्रैल में शायद हो जाएंगे। 3 रोज़ के बाद एक और अहम वर्चुअल इजलास होगा जिसमें मज़ीद बातें सामने आएंगी कि आया PSL के जो बाकी मैचेस हैं वो किस तरह से मुनक्किद किए जाएंगे। हमारा मुल्क अब वैसा नहीं रहा कि लोग यहाँ पर आने से घबराएं, क्योंकि सिक्योरिटी इदारों ने इसको इतना महफूज और पुरअमन बना दिया है कि लोग आना पसंद करते हैं, यहाँ पर घूमना फिरना पसंद करते हैं। तो यकीनन फिर हमारे मैचेस भी हमारे मुल्क में होंगे। दुनिया भर के खिलाड़ी यहाँ आ रहे हैं और वो खुद को इतना महफूज समझते हैं कि कहीं भी आ जा सकते हैं। जैसे कि पेशावर ज़ल्मी के कोच डैरन समी, जो कि हमेशा से पाकिस्तानियों के बहुत ज़्यादा फेवरेट रहे हैं, उन्होंने लाहौर के मकामी ग्राउंड में नौजवानों के साथ टेप बॉल क्रिकेट खेली। और ये बहुत बड़ी बात है कि मकामी नौजवान हैं और आप उनके साथ क्रिकेट खेल रहे हैं। दैट्स मीन आप दुनिया को बता रहे हैं कि पाकिस्तान एक महफूज और पुरअमन मुल्क है। ज़बरदस्त। डैरन समी जैसे खेल रहे थे और यकीनन उनके खेल पे तो किसी को कोई शक नहीं है कि बड़ा अच्छा खेलते हैं और बड़े अच्छे हैं, बड़े प्यारे हैं, पाकिस्तानियों की आंखों के सितारे हैं। और जब वो मकामी लोगों के साथ खेल रहे हैं तो यकीनन वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव और इस चीज़ का पैगाम देते हुए, मेरी नज़र में तो इस चीज़ का पैगाम देते हुए नज़र आ रहे हैं कि देखें पाकिस्तान कितना महफूज मुल्क है कि आप किसी भी ग्राउंड में जाके मकामी लड़कों के साथ, और जो मकामी लड़के जिनको क्रिकेट का बड़ा जुनून होता है, वैसे तो पाकिस्तान की हर गली में क्रिकेट खेली जाती है, आप उनके साथ इस तरह से खेल सकते हैं। और ये तो मुलाकात कर ली उन्होंने डैरन समी से, पता नहीं मेरी कब मुलाकात होगी क्योंकि मुझे तो क्रिकेट नहीं खेलना आता, तो मुझे शायद कुछ और जतन करने पड़ेंगे। जनाब, कराची की बात करते हैं। कराची का नौजवान है नबील हैदर और IT की दुनिया में उन्होंने धूम मचाई हुई है। अपने प्रोग्राम में अपने
अपने प्लेटफॉर्म से आज उस पर हम तफसीली बात करेंगे, आपकी मुलाकात करवाएंगे, जानेंगे कि किस तरह से उन्होंने अपने इस मिशन को कामयाब किया। मिशन तो बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे मिशंस की बात की जाती है, बहुत सारे मंसूबों की बात की जाती है, बहुत सारी ऐसी चीज़ों की बात की जाती है जिन पर अमल दरामद करवाने के लिए हुकूमती काविशें सामने आती है। ट्रांस पेशावर ने BRT में सफ़र मास्क से मशरूत कर दिया। जी हाँ, अगर आपके पास मास्क नहीं है तो आप सफ़र नहीं कर सकेंगे। बगैर मास्क किसी को भी BRT में सफ़र करने की इजाज़त नहीं मिलेगी। तर्जुमान ये कह रहे हैं कि कोरोना SOPs पर सख्ती से अमल दरामद को यकीनी बनाया जा रहा है। शहरी दौरान सफ़र मास्क का इस्तेमाल लाजमी करें। उन्होंने बताया कि SOPs की खिलाफ वर्जी पर जुर्माना हो सकता है। तो जनाब, आपने खिलाफ वर्जी नहीं करनी, जब भी आपने सफ़र करना है मास्क पहनना है। अगर आप मास्क नहीं पहनेंगे तो एंट्री नहीं होगी, और अगर आप बड़े कुछ शॉर्टकट से एंट्री ले भी लेते हैं तो जनाब उसके बाद होगा क्या, आपको जुर्माना हो जाएगा। और मुझे लगता है ये पर्सनली तौर पे कि जुर्माना ज़्यादा होना चाहिए ताकि आवाम के दिलों में खौफ पैदा हो कि अच्छा हम ज़्यादा जुर्माना देने से बेहतर है कि हम मास्क ख़रीद लें और मास्क को पहनें। तो जनाब आगे बढ़ते हैं। अब ज़रा अवामी मसाइल की हम जब बात करते हैं तो हमारे मुआशरे में एक अवाम का, ख़ुसूसन ख़वातीन का मसला ये होता है घरेलू नाचाकी। और हमें लगता है कि ये सिर्फ हम लोगों के घरों में होता है, ऐसा नहीं है, शाही ख़ानदान में भी ऐसा होता है। बरतानिया के शाही ख़ानदान पर नस्ली इम्तियाज़ का इल्ज़ाम, और ये इल्ज़ाम किसी और ने नहीं, उनकी अपनी बहू ने लगाया है। मेगन मार्कल और शहजादा हैरी के तहलका-खेज़ इंटरव्यू ने हलचल मचा दी हुई है। इंटरनेशनल मीडिया की जो शह सुर्खियाँ उसकी जीनत बना हुआ है उनका इंटरव्यू। मेगन को शादी के बाद किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा, सब उन्होंने बता दिया। उन्होंने क्या कहा, किस तरह से उन्हें प्रेशर में रखा गया, वो किस तरह से डिप्रेशन में आई और इस नहज पे कैसे पहुंच गई कि उन्होंने सोचा कि मैं खुद कुछ ही कर लूँगी। दिखाते हैं आपको। तो जनाब देखिए, नस्ल परस्ती वहाँ पर भी उतनी ही हमें नज़र आ रही है। हम काले गोरे रंग का जो फ़र्क है उसकी तो बातें यहाँ पर करते हैं, लेकिन ये वहाँ पर भी है। तो जब बच्चों की बात हो रही है तो ज़रा आप अपने बच्चों की बात कर लेते हैं। हमारे बच्चे किसी से कम नहीं है जनाब, पाकिस्तानी बच्चे, हमारे बच्चे, मेरे बच्चे नहीं, पूरे पाकिस्तान के बच्चे किसी से कम नहीं है। पढ़ाई से लेकर खेल के मैदान तक पाकिस्तान का सर फ़ख्र से बुलंद रहता है। हम बात करें कराची से ताल्लुक़ रखने वाले सैयद नबील हैदर जाफरी की, जो है तो 9वीं क्लास के स्टूडेंट, मगर व्हाट्सएप के तर्ज पर एप्लीकेशन बनाकर उन्होंने सबको हैरान कर दिया है। इस ऐप का नाम FF मीटिंग है। मज़े की बात यह है कि इस ऐप को 5 फरवरी को गूगल ऐप प्लेटफॉर्म पर रखा गया था। 6 मार्च तक इस ऐप को 1 लाख से ज़ायद मरतबा डाउनलोड किया जा चुका है, यानी सराहा जा रहा है। 180 से ज़ायद बार 5 स्टार मिल चुके हैं। नबील हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, जानते हैं कि इतनी छोटी सी उम्र में उन्होंने इतना बड़ा कारनामा अंजाम दिया है। ये इनके जहन में बात आई कैसे, क्योंकि आजकल जो बच्चे हैं 9वीं क्लास के, जो खुसूसन बच्चे होते हैं, वो तो या तो ज़्यादातर मोबाइल्स में गेम खेलते रहते हैं, या फिर जो है हम देखते हैं कि जनाब ज़्यादातर सोशल मीडिया में मुख्तलिफ चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं। तो नबील हमारे साथ मौजूद है प्रोग्राम में। नबील, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? मेरी उम्र इस वक्त 15 साल है और मुझे एप्लीकेशन बनाने का बचपन से शौक़ था, और मैंने एप्लीकेशन जो है काफ़ी रिसर्च के बाद बनाई। मुझे इस एप्लीकेशन को बनाने में 3 साल लगे। ठीक है, चले नबील, आपने अपनी उम्र से तो मुतालिक बता दिया, और बड़े जो वो बच्चे हैं जो कि 9वीं क्लास से ताल्लुक़ रखते हैं या आपकी एज के हैं, वो सोचेंगे अच्छा अब हमने भी कुछ करना है। अच्छा, एप्लीकेशन से मुतालिक बताएं कि ये काम कैसे करती है। मैं फ़ोन का ये तो नहीं, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये जो एप्लीकेशन है ये मैसेजिंग की बेस है। इससे मैसेजिंग की जाती है, इससे कॉल की जाती है। इसमें काफ़ी नए फीचर्स हैं, जैसे सीक्रेट चैट, और इसके अंदर जैसे और थीम्स दी गई हैं कलर ब्लाइंड लोगों के लिए। फ़ॉन्ट बड़ा किया, जैसे लोग अपने हिसाब से फ़ॉन्ट सेट कर सकते हैं, और इसके अंदर लोग अपने हिसाब से इसका आउटलुक सेट कर सकते हैं। ज़बरदस्त। अच्छा नबील, एप्लीकेशन बनाने का ख्याल आना, क्योंकि ख्याल बहुत कम लोगों का आता है, और फिर उसको बना देना, कौन कौन था जिसने आपको सपोर्ट किया? क्या किसी ने आपको सिखाया था ये? मैंने पहले एप्लीकेशन को जब बनाना शुरू किया तो मैंने इसके ड्राफ्ट्स बनाए थे। तो फिर मैंने अपने फादर के फाइनेंशियल इश्यूज देखते हुए सोचा कि क्यों ना इसको रेवेन्यू के उससे किया जाए। तो फिर मैंने इसकी रिसर्च करी,
तो इस एप्लीकेशन के अंदर जो फीचर्स हैं वो एक एप्लीकेशन के अंदर लाए जाए तो अगर मोबाइल क्रैश होना शुरू हो जाता है। तो फिर मैंने काफ़ी वेबसाइट से हेल्प ली, काफ़ी ट्यूटोरियल ली, काफ़ी क्रैश कोर्सेज किए, और स्कूल से जो मैंने पाइथन सीखा था उससे भी मैंने इसका यूज़ किया। तो मैंने इसको देखा कि इसके अंदर जो है वो टेलीग्राम से भी कनेक्टेड किया है, मैंने इसको टेलीग्राम के सर्वर से कनेक्टेड है। अच्छा नबील, एक और चीज़ बताइए, टेलीग्राम का क्या मामला है? क्योंकि डेवलपर्स ये कह रहे हैं कि आपने टेलीग्राम का कॉपी किया है, तो इसमें क्या ये हकीकत है, ऐसा ही है? तो वो टेलीग्राम से असल में इसलिए मेल आती है क्योंकि ये अभी टेलीग्राम से सर्वर से कनेक्टेड है, ये टेलीग्राम से लिंक्ड हुई है पूरी एप्लीकेशन। क्योंकि ये सर्वर्स का कॉस्ट होता है वो मिलियंस में होता है, तो वो कॉस्ट जो है वो मेरे लिए एक बहुत ज़्यादा अमाउंट था, और उनको फिर मेंटेन करने के लिए टीम चाहिए होती है। तो अभी फ़िलहाल मैंने टेलीग्राम से हेल्प ली हुई है, फ्यूचर में जब मेरी अपनी कंपनी होगी तो मैं इसको अपने सर्वर पे स्विच कर लूँगा। अच्छा, तो सिर्फ सर्वर का इस्तेमाल आपने किया या कोडिंग भी टेलीग्राम किया है? ये टेलीग्राम से कनेक्टेड है, इसमें इसकी टेलीग्राम से सर्वर से कनेक्ट होने की वजह से इसमें चैट इसके ऊपर आई जाती है और कॉन्टैक्ट्स, ये मतलब टेलीग्राम से एक टेलीग्राम का हिस्सा बन जाता है जैसे आप इसको स्टार्ट यूज़ करना शुरू करते हैं। अच्छा नबील, जैसे कि आप कह रहे हैं कि रेवेन्यू के मकसद से बनाई है ये, तो ज़रा ये भी समझाएं कि रेवेन्यू कैसे आएगा? नहीं, टेलीग्राम से ये कनेक्टेड है, लेकिन वो काफ़ी वेबसाइट के ज़रिए कनेक्ट करवाई गई थी, टेम्पलेट और अलग अलग जो वेबसाइट हैं उनसे ये कनेक्ट करवाई थी। तो उससे ये होता है कि टेलीग्राम से इसको रेवेन्यू से कुछ नहीं मिल रहा। टेलीग्राम एक ओपन सोर्स है, तो उसको रेवेन्यू मुझसे नहीं चाहिए। तो रेवेन्यू जो अभी तक तो इससे जनरेट नहीं हुई है, जब इंशाल्लाह जनरेट होना शुरू हो जाएगी तो वो मेरे पास ही आएगी। अच्छा, मतलब हम ये समझें कि रेवेन्यू उस वक्त आएगा जब सब आपके अंडर होगा। इसके अंदर जो मेनली जो जनरेशन शुरू होगी रेवेन्यू की, वो इसके अंदर ऐड शो होंगे, छोटे छोटे फैमिली बेस्ड ऐड, उससे इसके अंदर जो बैनर की फॉर्म में होंगे टॉप पे, तो उससे इसके अंदर मेरे पास जो है वो सारे आना शुरू होंगी रेवेन्यू। अच्छा नबील, सिक्योरिटी का भी मसला एक अहम इशू है, क्योंकि जब भी कोई एप्लीकेशन हम डाउनलोड करते हैं तो दिल में ये बात तो आती है कि आया ये एप्लीकेशन सिक्योर है या नहीं है। तो आपकी जो ये एप्लीकेशन है इससे मुतालिक बताएं, ये सिक्योर है, डाटा यहाँ पर सिक्योर रहता है? नहीं, जैसे आप जानते टेलीग्राम इंस्क्रिप्टेड है, मेरी एप्लीकेशन भी इंस्क्रिप्टेड है, तो ये डेटा जो यूज़र का होता है ये ना टेलीग्राम सेव करता है अपनी एप्लीकेशन पे, ना मैं सेव करता हूँ। ये सारा डेटा जो है ये ऑटोमेटिकली डंप किया जा रहा होता है कि सेव नहीं किया जाए कि यूज़र की प्राइवेसी रहे। तो काफ़ी लोग इस पे ऑब्जेक्शन कर रहे थे कि आप इस कैसे कर सकते, तो ये उनका डेटा सेफ है। ठीक है। अच्छा नबील, और फाइनेंशियल मामलात से मुतालिक अगर मैं पूछना चाहूँ, वालिद का सहारा बनने का सोचा है अब आपने? मैंने जैसे आपको बताया कि मेरे फादर फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं थे और उनकी फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे थे। तो मेरे फादर हार्ट पेशेंट भी हैं, तो वो जब अपना सारे काम करने जाते थे तो काफ़ी थक जाते थे, और वो फिर उनको हार्ट प्रॉब्लम्स होने लग शुरू हो जाती थी। वो कभी कभार रात में 1-1 बजे आते थे सारा काम करके वापस, कभी 2 बजे आ रहे, कभी पता ही नहीं होता था कि कहाँ हैं वो। तो मैं उससे डिस्टर्ब होना शुरू हो गया कि ये गलत हो रहा है, मेरा फादर इतनी मेहनत कर रहा है और मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा। तो मैंने सोचा क्यों ना ऐसी एप्लीकेशन बनाई जिससे मैं पूरी दुनिया यूज़ भी करे उसको, और उससे मैं अपने फादर को फाइनेंशियली सपोर्ट भी कर सकूं। अच्छा, मुझे बताएं कि आपकी किसी हुकूमती नुमाइंदे से मुलाकात हुई है? क्योंकि मिनिस्टर आईटी के साथ तो तस्वीर भी आपकी देखी है।
जी, जैसा कि आपने अभी देखा होगा कि नेट पे मेरी एक और तस्वीर वायरल होना शुरू हो गई है कि आईटी मिनिस्टर के साथ अमीन उल हक के साथ मेरी तस्वीर वायरल करी जा रही है। वो मैं आईटी मिनिस्टर से मिला था, उन्होंने मुझे बुलाया था और उन्होंने मुझे काफ़ी होप्स दिलाई हैं और काफ़ी सारे प्रॉमिसेस किए हैं। ठीक है। अच्छा नबील, बड़ी आप पॉजिटिव बातें कर रहे हैं, क्योंकि आपने कहा जी मैं अपने वालिद साहब को जब देखता था तो मैंने कहा कि मैंने अब इनका सहारा बनना है। तो लास्ट में मैं अपने देखने वालों के लिए कोई मैसेज आपसे लेना चाहूँगी। वो लोग जिन्होंने आपको सराहा या वो लोग जिन्हें आप पैगाम देना चाहते हैं कि वो ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं, उनके लिए क्या मैसेज होगा आपका? जी, मैं खुश हूँ, लेकिन जैसे अभी काफ़ी तो मैं उनको कहना चाहूँगा वो डाउनलोड करना चाहें तो करें, अगर उनको मैं सेफ़ लग रहा हूँ, क्योंकि हर कोई क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा और हर कोई गुड रिमार्क्स भी नहीं दे। तो जो लोग गुड रिमार्क्स दे रहे हैं उनके लिए थैंक यू, जो लोग क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं उनको मैं कहूँगा कि आप देख लें दवा, कोई मसला नहीं है। और दूसरी चीज़ें मैं चाहता हूँ कि जैसे मेरे स्टूडेंट्स और भी होंगे पाकिस्तान के अंदर जो अलग अलग टैलेंट है जिनके अंदर, तो वो भी ऐसी मेरी तरह ऊपर आए, वो भी कुछ मेहनत करके पाकिस्तान का नाम रोशन करें। और इंशाल्लाह जल्द मैं एक नया प्रोजेक्ट भी लाऊंगा, लॉन्च करूँगा अगले साल, जिससे पाकिस्तान और खुश होगा, लोग मुझे क्रिटिसाइज़ जो कर रहे हैं वो भी खुश हो जाएंगे। ठीक है नबील, बेहद शुक्रिया फरमाने और यकीनन वो बच्चे जो कि नबील की एज के हैं या फिर 9th क्लास में हैं या फिर 10th क्लास में, तो वो बहुत कुछ उन्हें सीखने का मौका मिला होगा। आगे बढ़ते हैं। हमने प्रोग्राम का आगाज़ किया था, हमने वुमेंस डे के हवाले से बात की थी, औरत के हक़ की बात की थी, औरत मार्च की हमने बात की थी। जब जनाब ज़रा कल होने वाले औरत मार्च पे हम नज़र डाल लेते हैं। वुमेंस डे पर लाहौर, कोयटा और मुल्तान में भी स्टूडेंट्स समेत मुख्तलिफ सियासी समाजी तंजीमों ने तकरीबात का इनेकाद किया। ख़वातीन का कहना था कि इस्लाम में जो बुलंद मकाम औरत को हासिल है वो किसी और मज़हब में हासिल नहीं है, लेकिन साथ साथ उन्होंने शिकवा किया कि इस्लाम में तो हासिल है लेकिन इसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती। ज़रा आपको दिखा देते हैं कि क्या कहना था ख़वातीन का। जो हमें हकूक देने वाला वो इस्लाम है, और जिन औरतों ने हमारे लिए इतनी जद्दोजहद की उनको हम सल्यूट करते हैं। वुमेन एम्पावरमेंट जिंदाबाद। सबसे पहले जो है सरमायादाराना निज़ाम के ख़ात्मे के लिए हम यहाँ निकले हैं, उसकी जद्दोजहद के लिए हम निकले हैं। हमारे मुतालबात में फ्री एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट राइट फॉर ऑल, मैटरनिटी लीव है, पेड मैटरनिटी लीव है, और सबसे मेन जो है वो कम्युनिटी लॉन्ड्रीज एंड कम्युनिटी किचन्स हैं, ताकि औरत को जो है सबसे पहले डोमेस्टिक लेबर से आज़ादी मिल सके। मुसलमान औरत महफूज औरत है, अल्लाह ने उसे हकूक दिए हैं और उसको अपने अल्लाह के दिए हुए उन हकूक पे उसे मुतमिन होना चाहिए, और उसका असल दायरा कार उसका घर है, और अगर उसे बाहर निकलना है तो एक इज्जत और एक वकार देना सोसाइटी का फर्ज है। तो जनाब, जब भी मार्च का महीना आता है औरत मार्च की बड़ी बातें होती हैं। गुज़श्ता 4 सालों से हमने देखा कि औरत मार्च का इनेकाद किया जाता है। हर बार कुछ नई चीज़ें सामने आती हैं, कुछ नए नारे सामने आते हैं। इस दफ़ा भी ऐसा ही था, आपको दिखाते हैं। मार्च तो होता है हर साल, जहां पोस्टर्स ऐसे कि नहीं मिलती मिसाल, मगर इस बार बदला था कुछ हाल। नए पोस्टर्स देखने को मिले जिनमें नहीं थे गिले। औरत ने लिखा बरतरी नहीं बराबरी चाहिए, मर्द ने लिखा बराबरी देने से नहीं डरता, यही तो मेरी खासियत है। नौजवान ने लिखा वो इसलिए मार्च कर रहा है क्योंकि उसकी बहन कहती है काश वो लड़का होती। एक और औरत ने उन खवातीन को सलाम पेश किया जो मेहनत कश हैं। जहां कुछ नारों को समझने के लिए सारी कौम बहस में पड़ी है, उसी मार्च में सुलझे हुए नारे औरत का हक मांगने में मददगार लगते हैं। तो ये कुछ नए नारे थे जो कि इस दफ़ा सामने आए, और नारों के ज़रिए अपना पैगाम पहुंचाना, और वो पैगाम इस तरीके से पहुंचाना कि सामने वाले को समझ आ जाए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं भी कल औरत मार्च में गई, कराची में जो मुनक्किद किया गया था, वहाँ पर मैंने क्या मनासिर देखे। मैंने जब लोगों से बात की, लड़कियों से बात की, या फिर जो वहाँ पर मर्द हजरात मौजूद थे उनसे बात की, तो क्या तासुरात थे उनके, वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। तो जनाब, औरत नाम है मोहब्बत का, वफा का, हौसले का, अज़्म का, और शायद सबको मुत्तहद रखने का। हमारे घर में जो माएँ हैं, जो बहनें हैं, जो बेटियां हैं, वो यकीनन किसी न किसी तरह पूरे घर को मुत्तहद किए रखती हैं।
लेकिन जब बात इनके हुकूक की आती है तो हम हर साल 8 मार्च को एक औरत मार्च सड़कों पर देखते हैं, जिसमें ख़वातीन मुख्तलिफ प्लेकार्ड्स, मुख्तलिफ किस्म के उन्होंने बैनर्स अपने हाथों में उठाए हुए होते हैं और औरतों के हुकूक के लिए आवाज़ बुलंद की जाती है। कुछ औरत मार्च ऐसे रहे जिन पे बहुत ज़्यादा तनकीद की गई, कुछ औरत मार्च ऐसे थे जिनको सराहा गया, कुछ नारे ऐसे थे औरत मार्च के दौरान जिनको शदीद तनकीद का निशाना बनाया, लेकिन शायद कुछ स्लोगन्स ऐसे थे जिन्हें सराहा भी गया, जिन्हें अच्छा समझा भी गया। ये अपनी बात पहुंचाने का एक ज़रिया है। आज इस औरत मार्च में मौजूद ख़वातीन क्या सोच रखती हैं, किस सोच के साथ यहाँ पर आई हैं, इनके मुतालबात क्या हैं, क्या पिछले साल वाले औरत मार्च के मुतालबात मुकम्मल हुए और अब नए मुतालबात हैं, या वही मुतालबात आज दोबारा से दोहराए जाएंगे। औरत मार्च में चलते हैं, हिस्सा बनते हैं, यहाँ पर मौजूद ख़वातीन से बात करने की कोशिश करते हैं, जानते हैं कि आज कौन से मुतालबात लिए वो हमें सड़क पे इस माहौल में नज़र आ रही हैं। तो आए उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। तो जनाब, कराची में होने वाले औरत मार्च में मैं मौजूद हूँ, मेरे साथ एक खातून मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, थैंक यू। आप यहाँ पर आई हैं, सपोर्ट कर रही हैं औरत मार्च को? डेफिनेटली द औरत मार्च इज़ अबाउट इक्वालिटी एंड हम हर औरत को सपोर्ट करते हैं इस चीज़ में, तो बस हमें आना जो जरूर। आपके हाथ में इस वक्त प्ले कार्ड है, क्या लिखा है, क्या क्यों लिखा है आपने? देखिए, ये डबल मीनिंग है, ठीक है। अभी सबको पता है सेनेट में क्या हुआ है, तो उस हवाले से वोट को भी इज्जत देनी चाहिए, राइटफुली सो, एंड औरत को भी इज्जत देनी चाहिए क्योंकि दैट इज़ व्हाट शी डिजर्व्स। तो आप हर साल औरत मार्च का हिस्सा बनती हैं? डेफिनेटली आई एम नॉट एबल टू कम एवरी टाइम, लेकिन इन स्पिरिट यस, और इस दफ़ा मुझे मौका मिला तो मैं बिल्कुल आई हूँ। और आपको लग रहा है कि औरत मार्च जो होता आ रहा है, हमने गुज़श्ता 2 सालों में भी देखा, तो क्या लग रहा है आपको कि कुछ तब्दीली आई है? देखिए, तब्दीली इज़ अ वेरी कंटिन्यूस प्रोसेस, ठीक है। हर दफ़ा कुछ ना कुछ बेहतरी आती है एंड आई फील लाइक एवरी टाइम व्हेन वी कम आउट कुछ ना कुछ बेहतर होता है। तो आई वुड से यस, इट्स अ प्रोग्रेसिव थिंग। बड़ी अच्छी बात ये लगती है मुझे कि जब हम औरत मार्च की बात करते हैं तो इस औरत मार्च में हमें ख़वातीन के साथ मर्द भी नज़र आते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। औरत मार्च में आप क्या कर रहे हैं? औरत मार्च सिर्फ औरतों के बारे में नहीं है, ये सिर्फ बराबरी के बारे में है, इंसानियत और एक दूसरे को इज्जत देना और एक दूसरे के राइट्स के लिए है। हम सब बराबर हैं, अल्लाह ने हम सबको बराबर बनाया, तो इसका मोटिव यही है कि औरत को कोई ऑब्जेक्ट ना समझा जाए, जब वो अगर उससे कोई गलती हो जाए तो माफ़ किया जाए, मारा ना जाए, ठीक है। यानी आप ही कह रहे हैं कि औरत ही कहती है मुझे बर्तरी नहीं बल्कि बराबरी चाहिए? बस बराबरी चाहिए, कोई बदला नहीं चाहिए, बस एक इज्जत होती है ना घर में। आप उनको किसी नौकर मतलब मुलाजिम की भी इज़्ज़त करनी चाहिए, हर इंसान की भी, लेकिन उसको ऐसे जुल्म नहीं करना चाहिए। वो आपकी गुलाम नहीं है, उसे आप इज़्ज़त दें, वो आप इज़्ज़त दें और मिल के घर चलाएं या जो भी है सब मिल के करें। हर 8 मार्च को हम देखते हैं कि औरत मार्च होता है, तो आपको क्या लग रहा है हमारी नई जनरेशन को इससे क्या पैगाम? इससे ये पैगाम जाता है कि अब बहुत हो गया, इतने सालों से औरतों पे जुल्म हो रहा था। अब जितनी भी रिसर्च आ रही है उससे पता चल रहा है कि इससे आपके सोशली कितने नुकसान होते हैं। आप जब कोई आदमी अपनी औरत वाइफ को मारता है तो उससे बच्चों पे क्या असरात होते हैं, अवेयरनेस हो रही है। और से जब औरतें काम पे जाएंगी और सारी जाएंगी तो इकोनॉमिकली सोशली एक मुल्क तरक्की करता है। एक और बड़ी प्यारी सी बहन मेरे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? महम। महम, आप यहाँ पर क्यों और किस नारे को सपोर्ट करने के लिए आई हैं? यहाँ मैं इस नारे को सपोर्ट करने आई हूँ कि जो है वो जब हमें इस्लाम हमें हकूक़ देता है हमारे, और जब भी हम लोगों से इस बात पे डिबेट किया जाता है कि इस्लाम मतलब जब भी हम औरतों के लिए डिबेट करते हैं तो बोलते हैं कि इस्लाम आपको हकूक़ देते हैं। तो हम हमारा ये है कि अगर इस्लाम हमें हकूक़ दे रहा है तो आप उन हकूक़ों को इम्प्लीमेंट करें, आप हमें वो राइट्स दें जो इस्लाम हमें देता है। आपको क्या लग रहा है ये इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो सकती है? ये इसमें आपको लग रहा है कि शायद कोई हुकूमत की भी जिम्मेदारी है? इसमें बिल्कुल हुकूमत की जिम्मेदारी है कि जो लोग बोलते हैं कि इस्लाम में हमें राइट्स हैं हमारे, तो वो हुकूमत उस राइट्स को लेकर आए, उसको लॉ में इम्प्लीमेंट कराया जाए और वो हमें राइट्स मिलें। असल जो मकसद है औरत मार्च का वो हमेशा कहीं पीछे रह जाता है और हमेशा नेगेटिव पॉइंट्स लोग आगे पुट करते हैं। इतनी पॉजिटिव सोच है आपकी, आप पाकिस्तानी अवाम को खुसूसन जो मर्द हजरात हैं आप उन्हें क्या मैसेज देंगे? मेरे ख्याल से इनइक्वालिटी सिर्फ मर्द नहीं करते, इनमें औरतें भी होती हैं क्योंकि औरत भी औरत को लेट डाउन करती है। तो मर्द और औरत दोनों के लिए ये है कि एक दूसरे को सपोर्ट करें। हाँ। तो आपकी नज़र में क्या है कि आप कह रहे हैं जैसे बेहतरी आ रही है,
मजीद कितने ऐसे औरत मार्च की ज़रूरत है कि और बेहतरी आए? करते रहें जब तक ज़रूरत है। आपको लगता है होने चाहिए? हाँ, होने चाहिए। और इसका सिलसिला उस वक्त तक नहीं रुकना चाहिए जब तक तब्दीली नहीं आ जाती। बिल्कुल। और तब्दीली घर से आती है। ऑफ कोर्स। ज़बरदस्त। जनाब हारिस ये कह रहे हैं कि सिलसिला रुकना नहीं चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक। मुझे बताएं कि हारिस ने भी ये कहा कि जब तक तब्दीली नहीं आ जाती तब तक ये सिलसिला रुकना नहीं चाहिए। आपके ख्याल में औरत मार्च का अब मकसद क्या बन चुका है? पहला तो था जिस पे बड़ी तनकीद हुई, दूसरे पे भी तनकीद हुई, आज के औरत मार्च के बाद तनकीद होगी? मेरे ख्याल से काफ़ी टाइम लगेगा अभी तो तब्दीली में। हाँ, लेकिन ये है कि जितनी पहले तनकीद होती थी उससे कम ही होगी। जनाब बड़े मंसूबों की बात करते हैं कि सियासी रहनुमा फलाना मंसूबा बना रहा है, ढिमाका मंसूबा बना रहा है। आज औरत मार्च में भी एक मंसूबे की बात हो रही है। वो क्या है जी? आज का मंसूबा है इंसानियत जगाना। बड़ा ज़बरदस्त, मुझे तो पर्सनली बड़ा ही प्यारा ये स्लोगन लगा, बड़ा प्यारा इन्होंने लिखा भी है। चले एक ऐसी चीज़ की तो बात की जिसमें इंसानियत की बात हो रही है। इंसानियत का औरत और मर्द दोनों से ताल्लुक़ होता है। बहुत सारी चीज़ों में हम देखते हैं कि ख़वातीन ही ख़वातीन को डिग्रेड कर रही होती है। ऐसा ही ख़वातीन की लेग पुलिंग कर बहुत कम। अच्छा, और आपको क्या लग रहा है इस मंसूबे को मुकम्मल करने के लिए कौन कौन आपका हाथ बनेगा, कौन कौन आपका साथ देगा? सभी देंगे। वो मर्द हज़रात देंगे जो अपनी औरतों को सिर्फ इस बात पे मार देते हैं, ये इस बात पे उन्हें बहुत बुरे तरीके से पीट देते हैं कि उनके पास मोबाइल फ़ोन कहाँ से है, वो मर्द देंगे साथ? वो ज़रूर देंगे, क्योंकि इंसानियत सबके लिए है और इंसानियत हमें फोकस यही करता है कि आपको अमन होना चाहिए, प्रोग्रेस पे फोकस है और लव पे फोकस रहना चाहिए। अच्छा, पिछले 4 साल से होता आ रहा औरत मार्च, ठीक है, आपको क्या तब्दीली लगी, क्या चेंज लगा उस पहले में और आज वाले? जब पहली दफ़ा ये आया था तो जो पब्लिक रिस्पांस था सोशल मीडिया पे, दैट वाज वेरी हर्श। लोगों को ये आइडिया नहीं था, बिकॉज कभी किसी ने ये तसव्वुर ही नहीं किया था पाकिस्तान जैसी कंट्री में कि औरतें अपने हक के लिए बोलेंगी। जिस तरह औरतों को पिस रही थी हमारे अपने स्ट्रक्चर, सोशल स्ट्रक्चर की वजह से, पेट्रियार्की की वजह से, वो जब उसको तोड़ने की कोशिश की गई फर्स्ट अटेम्प्ट में तो मतलब इट ब्लू अप। लेकिन इतना नेगेटिव रिस्पांस था, लॉट ऑफ पीपल वर सो स्ट्रिक्टली अगेंस्ट इट, उनको पता ही नहीं था क्या है। औरत हर शोबे में शाना बशाना मर्दों के साथ मेरी ज़ाती राय है काम करे और कानून साजी इस पर होना बहुत ज़रूरी है। आपने जो अपने इस कार्ड पे लिखा हुआ है, क्या ये लिखते हुए क्या सोचती थी? मेरे प्लाकार्ड पर लिखा हुआ है पेट्रियार्की की वैक्सीन कब आएगी। एक तो पेंडेमिक की सिचुएशन में इट्स वेरी ऑन ब्रांड, तो उसके बारे में एक तंज़ो मिज़ा है। और उसके अलावा पेट्रियार्की का मतलब है पिदरशाही निज़ाम, वो निज़ाम जो औरतों को दबाता है। उसमें तमाम, इट्स अ ब्रॉड स्टेटमेंट, इसमें तमाम चीज़ें आ जाती हैं, चाहे वो फाइनेंशली हो, सोशली हो, डोमेस्टिकली हो, तमाम सोसाइटी के फ्रैगमेंट्स में किस तरह पेट्रियार्की की वजह से वो होता है। तो इसका मकसद सिर्फ ये है कि पेट्रियार्की से या पिदरशाही निज़ाम से कब हमें निजात मिलेगी। तो जनाब मैं मौजूद हूँ औरत मार्च में और मुझे ये लग रहा था कि सिर्फ शायद ख़वातीन से मैं बात कर सकूँगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। मुझे देख के बड़ा अच्छा लगा कि यहाँ पर मर्द हजरात खुद बात करना चाह रहे थे और ये सुन के बड़ा अच्छा लगा कि उनकी जहनियत बड़ी पॉजिटिव थी। वो ख़वातीन के इस औरत मार्च को लेके तनकीद नहीं कर रहे थे। ये बात अलग कि कुछ नारे ऐसे होते हैं जो लोगों के मुताबिक अपनी हदें तजावुज़ कर जाते हैं, लेकिन उन नारों के ज़रिए जो मतलब समझाया जा रहा है वो समझना हर किसी के बस की बात नहीं होती। ये सोचने और समझने की ज़रूरत है कि गुज़श्ता 4 सालों से औरतें हमें इस तरह से क्यों नज़र आती हैं सड़कों पे प्लेकार्ड्स और बैनर्स उठाए हुए और हर साल अपने हुकूक की बात करती हैं। क्या गुज़श्ता 4 सालों में कोई तब्दीली नहीं आई, और अगर तब्दीली आई है तो क्या वो इतनी स्लो है कि हर दफ़ा इस औरत मार्च को मज़ीद भरपूर तरीके से करने का सोचा जाता है? तो इस पर गौर करना इंतहाई ज़रूरी है। अभी जो यहाँ पर ख़वातीन है जो मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि एक लातादाद में है, ये अब यहाँ से धरने की तरफ जाएंगे। एक धरना दिया जाएगा, हुकूमत को 90 दिन का वक्त दिया जाएगा, जो इनके 15 मुतालबात उनको मनवाने की बात की जाएगी। लेकिन औरत का एक मुतालबा कि हमें बराबरी दे दो, ये यकीनन तमाम मुतालबात पे सबसे ज़्यादा भारी इसलिए है क्योंकि जब बराबरी मिल जाएगी तो फिर कोई और बात पीछे रहेगी ही नहीं।
जी, तो मुझे ये लगता है कि तब्दीली तब आती है जब आपके ख्यालात बदल जाते हैं। तो जनाब आगे बढ़ते हैं। और भी बड़ी तब्दीलियाँ आ गई। जब कोविड आया तो हमने देखा कि पाबंदियाँ लगीं, और जब पाबंदियाँ हटीं तो जनाब उसके असरात सामने आए। चिकन की कमी में फ़रोख्त हुई कोरोना में जब पाबंदियाँ लगी थी। पोल्ट्री फार्मर्स ने चूज़ों को ये कहकर कुओं में तल्फ कर दिया कि उन्हें पालने के अखराजात हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। लेकिन आज जब हालात बेहतर हो रहे हैं और जब पाबंदियां हट चुकी हैं तो चिकन की डिमांड जो है वो बढ़ती जा रही है। और ऐसे में हमें लग रहा है ये कि मसनूई किल्लत पैदा करने के लिए प्रोग्राम्स बनाए जा रहे हैं। इसके साथ ही साथ अगर चिकन नहीं दस्तयाब तो कौन सा मुतबादिल है प्रोटीन के लिए, आज उस पर भी हम बात करेंगे। और इसके साथ ही साथ हम ये भी बात करेंगे कि शादी हॉल्स पर से भी पाबंदियां हट गई हैं जनाब। तो जब शादी हॉल्स पर से पाबंदियां हटती हैं तो शादी की तकरीबात होती है, और शादी की तकरीबात में ज़्यादा चिकन ही देखा जाता है कि चिकन खाया जा रहा है। ये वो तमाम चीज़ें जिस पर आज हमने बात करनी है। हमारे साथ गेस्ट मौजूद है, तर्जुमान पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन अब्दुल मारूफ सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद है। गुड मॉर्निंग सर, कैसे हैं आप? और साथ ही साथ हमारे साथ अबू बकर खान जी भी मौजूद है। कैसे हैं आप? मैं जब आपका नाम लिख रही तो आपने कहा नहीं खान जी ज़रूर लिखना है साथ। तो सर ये बड़ी आम सी चीज़ हो गई है कि मुर्गी महंगी हो गई है और दिन पर दिन महंगी होती जा रही है। सिद्दीकी साहब क्या वजह है? मुझे और अवाम को समझा दें, क्योंकि मुझे लगता है कि मुझ समेत बहुत सारी अवाम का गुजर बसर चिकन पे ही होता है। मैं एक बात की तस्दीक कर दूं, मुर्गी का रेट जो है वो रोज़ाना की बुनियाद पे मुकर्रर हो जाता है या सेल होता है। कल से आज जो मुर्गी का रेट है वो लाइव बर्ड के ऊपर तकरीबन 4 से 5 रुपए कम हुआ है। अच्छा। और मीट के ऊपर जो है वो तकरीबन 10 रुपए कम हुआ है। ठीक है। उसकी वजूहत ये हैं कि जैसे आपने कहा कि कोविड की वजह से पाबंदियाँ लगी थी, लोगों को लॉसेस पिछले 2 साल से जो शोबे मुर्गबानी है वो बेइंतहा लॉस कर रहा था, और मज़ीद लोगों के अंदर इतनी सकत नहीं थी। आप सर्वे करवा के जहाँ पर भी पोल्ट्री फार्म्स हैं, पूरे पाकिस्तान के हवाले से बात करूँगा, इस वक्त 25% से लेकर 30% फार्म्स बंद हैं। अच्छा। उसकी कई वजूहात हैं। एक तो ये है कि इसके नाम के डॉलर की कीमत एकदम तेज़ी के साथ बढ़ी, लेकिन अब तो हमारा जो रुपया है वो तगड़ा हो गया ना जी। आजकल में हुआ है ना मोहतरमा, जो चीज़ें पहले से मतलब LCA वगैरह खुली हुई हैं उनकी बेइंतहा कीमत। हमारे यहाँ सिवाय मकई के और चावल का जो हम पोल्ट्री फीड के अंदर इस्तेमाल करते हैं, और पोल्ट्री फीड जो बनाई जाती है, हम शायद नहीं, ये हकीकत है, हम इतनी बैलेंस फूड खुद नहीं खाते जितनी हमें बैलेंस फीड जो है वो अपनी मुर्गियों को देनी होती है। मुर्गी के साथ चीट नहीं किया जा सकता। आप मुर्गी के साथ चीट करेंगे, मुर्गी दूसरे दिन आपके साथ चीट कर जाएगी। फिर मौसमी हालात काफ़ी तब्दील हुए, दिन का टेम्परेचर और रात के टेम्परेचर में काफ़ी फ़र्क है। उसकी वजह से भी जो है वो उसकी सेहत के ऊपर असर पड़ता है। जैसे आजकल एक रानी खेत की बीमारी है, वो हमलावर हुई हुई है, उसकी वजह से भी 10 से 15% जो है वो प्रोडक्शन कम हो रही है। तो ये कई वजूहात हैं जिसकी वजह से मुर्गी का रेट जो है वो बढ़ा है, लेकिन मुर्गी का रेट कभी भी बढ़ा हुआ नहीं रहता। अब मेरे पास पूरा रिकॉर्ड है। अगर हम फीड की तरफ जाएं, जिस तरह मैंने आपको बताया कि सोयाबीन जो है वो सारी की सारी पाकिस्तान से बाहर से आती है। ठीक है। वो 90 रुपए किलो बिक रही थी 4-5 महीने पहले। आज उसकी कीमत 115 रुपए किलो है, और जबकि 35 से लेके 40% तक फीड के अंदर। इसी तरह जितने अमाइनो एसिड्स हैं, विटामिन्स वगैरह, वो पाकिस्तान में कहीं नहीं बनते, वो सारे के सारे पाकिस्तान से बाहर आते हैं। और फिर 6 महीने जिस तरह बिल्कुल भी ट्रैवलिंग नहीं हुई, बैरी जहाज़ नहीं आए, सामान लोगों का नहीं आया, कई वजूहात हैं जिसकी वजह से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में भी बेइंतहा इजाफा हुआ। लेकिन जब बहुत ज़्यादा कोई चीज़ महंगी हो जाती है तो ये अगर आप देखें तो 2010 में भी एक बार इसी तरीके से रेट बढ़ा था। दूसरा ये कि हमारे यहाँ जो मजहबी महीने हैं उनमें शादी ब्याह की जो है तकरीबात बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, खासतौर पे रजब और शहबान, इसलिए भी रेट बढ़ जाता है। जी हाँ, बिल्कुल बढ़ता है। डिमांड ज़्यादा होती है, सप्लाई पीछे से। अच्छा, और अभी रमज़ान भी आ रहा है तो रमज़ान में कम हो जाती है। मैं उसी तरफ आ रहा हूँ, रमज़ान में कम। अब हुआ ये है कि जो 6-7 महीने शादियाँ रुकी हुई थी, आप सर्वे करवा के देख सकती हैं तमाम शादी हाल जो कराची में ख़ास तौर पर या हैदराबाद में बड़े शहरों में दोपहर में शादियां नहीं होती थी। अच्छा। अब दोपहर में भी शादी हो रही हैं, रात में भी उन्हीं हालों में हो रही हैं, और 10-12 साल से जो गली मोहल्लों में शादी होती थी वो बिल्कुल ख़त्म होकर रह गई थी, अब वो भी हो रही हैं। तो इसकी वजह से जो डिमांड बहुत बड़ी है। तो लेकिन डोमेस्टिक जो डिमांड है वो मुर्गी की का रेट बेहतर होने से या ज़्यादा होने की वजह से वो ख़त्म हो गया है। अच्छा। आपको दुकानों पर मुर्गी नज़र आ रही है, और वो सारी की सारी डोमेस्टिक है, क्योंकि हमारी जो सेल है वो रेस्टोरेंट से है। अच्छा। या शादी ब्याह से, जिसकी 60 से 70% शेयर जो हुआ है,
और 30% जो है ना वो डोमेस्टिक सेल है। अच्छा। अब वो डोमेस्टिक सेल ख़त्म हुई है तो आज से रेट कम होने शुरू हो गए और ये अगले 10-15 दिन में काफ़ी हद तक कम हो जाएंगे। और जब रमज़ान आएगा तो वापस नहीं, रमज़ान पहले 15 दिन जो है हाँ। वो मुर्गी की सेल कम होती है। फिर मैं ये कहूँगा कि रेस्टोरेंट वगैरह नहीं चल रहे होते हैं, फिर ज़ाहिर है अफ्तार पार्टियाँ शुरू होती हैं। अब गवर्नमेंट क्या करती है, तो अगर होगी तो रेट थोड़ा सा बढ़ेगा, इतना नहीं बढ़ेगा। और उसके बाद फिर ईद है, फिर उसके बाद सफ़र वगैरह का महीना, उसमें भी शादी। यानी ये महीनों से मशरूत कर दिया आपने? नहीं, महीनों से नहीं, ये आप खुद भी देख सकती हैं कि मजहबी जो हमारे यहाँ महीने हैं उनके अंदर वाकई शादियाँ बहुत होती हैं। शादियाँ होती है, मुहर्रम में कम होती है, सफ़र में कम होती है, बहुत सारी चीज़ें। अच्छा सिद्दीकी साहब, एक और चीज़ समझाएं, कराची में सरकारी निर्खों पे नहीं मिल रही, लाहौर में मिल रही है? नहीं, कहीं नहीं मिल रही, कहीं पे सरकारी निर्खों पे नहीं मिल रही, कहीं पर नहीं। इसकी क्या वजह? सरकारी निर्ख कैसे मुकर्रर करेंगे मुझे बताएं। एक शख्स उमरकोट से मुर्गी लेकर आ रहा है किसी फार्म पे से, वो वहाँ से अगर महंगी मुर्गी लेकर आ रहा है या उसको महंगी मुर्गी मिल रही है या बेहतर रेट की मुर्गी मिल रही है, वो लाके सस्ती कैसे बेचेगा ये? अच्छा, तो कराची, लाहौर, इस्लामाबाद पाकिस्तान के 3 बड़े शहर हैं, आप मुझे बता सकते हैं किस रेट पे मुर्गी मिल रही है? आज जो है मैं आपको बता दूं कि कराची में जो रात को मुर्गी आई है वो 278 रुपीज़ पर केजी जो है फार्म पे से आई, उसमें 16 रुपये जो है ना ऐड करके फिर उसकी रिटेल होती है। ये कराची हो गई, और ये जो तकरीबन पूरे में तकरीबन सब पूरे मुल्क में एक ही जैसी पोजीशन है इस वक्त। ये 480 का कराची में मिल रहा है, आज कम हो गया, मैं आपसे कहूँ आज 470 पे आ जाना चाहिए इसको। अच्छा, 470 पर आ जाना चाहिए? नहीं होगा, आज होगा। अभी मेरे प्रोड्यूसर साहब बता रहे हैं कि पता कि उन्होंने 480 का है, गलत है, 470 रुपये। 470 देखिए मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ रेट होते हैं। आप अगर वो 480 रुपये कह रहे हैं, वो मुर्गी का गोश्त बहुत साफ सुथरे तरीके से बनाते हैं। अच्छा, इसमें भी बहुत सारे लोग कलेजी पोटा साथ शामिल करते हैं, उसमें चर्बी भी शामिल हो। देखिए ये दुकानदार के ऊपर है, आप किस एरिया से ले रहे हैं और कहाँ से ले रहे हैं। अगर डिफेंस गए होंगे तो ज़रूर यही रेट होगा, अगर फेडरल भी गए होंगे तो रेट जो मैं बता रहा हूँ वो होगा, और शायद इससे और भी कुछ ऐसे इलाके होंगे शायद वहाँ पे 450 भी बिक रही है, शायद वाली बात। तो ये जो डिफरेंट रेट्स पे हमें मिलती है एक ही शहर में मुख्तलिफ इलाकों पर, कहीं 450, कहीं 470, कहीं 480, तो ये क्या कानून की खिलाफ वर्जी नहीं है? नहीं, कानून की खिलाफ वर्जी नहीं है। देखिए मैंने आपको बताया ना कि किस हद तक वो मतलब क्या चीज़ लेना चाहते हैं। आप बकरे का गोश्त लेने के लिए जाते हैं, आप कहते हैं जी बिल्कुल इसको ये, पहले वो तोलता है उसके बाद अलग करता है। आप देखें ना कि 1 किलो में से 3 पाव गोश्त निकलता है, अगर उसकी कॉस्ट लगाए वो कॉस्ट तो नहीं लगा रहा। अच्छा, और इस तरीके से मैं माजरत के साथ ये कहूँगा कि पोल्ट्री के खिलाफ प्रोपोगंडा करके बहुत महंगी है। ऐसे लगता है कि बीफ और चिकन, उस बीफ और मटन को प्रमोट किया जाए। नहीं, ये प्रोपोगंडा नहीं ना, ये हकीकत है। देखिए आवाम जब खरीदने जाएगी तो जो उसको मुश्किल होगी वो तो हम आवाम तक पहुंचाएंगे या आपके सामने सवाल रखेंगे। हमारी बदकिस्मती ये है कि जब मुर्गी बहुत सस्ती बिक रही होती है या टमाटर बहुत सस्ता बिक रहा होता है या और बहुत सारी चीज़ें जब सस्ती बिक रही होती है जिनको रोका नहीं जा सकता फार्म के ऊपर, उस वक्त हमारा इंटरव्यू कोई नहीं करता, उस वक्त कुछ नहीं पूछता कि आपके हालात, लेकिन उस वक्त आवाम को मुश्किल क्या है? घर की चीज़ें बिक जाती हैं, उस वक्त आवाम को मुश्किल नहीं, आवाम नहीं, जिनके घर की चीज़ें बिक जाती हैं, लॉसेज हो रहे होते हैं, वो फिर आप उनको भी मतलब है कोई तसल्ली तशफ़ी के लिए ज़रूर बुलाना चाहिए कि आज मुर्गी सस्ती है ताकि लोग कंज्यूमर जो है उसको खाए। अच्छा, वैसे हम डेली बेसिस पे रेट भी बताते हैं। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ, नहीं बिल्कुल करते हैं जी, मैं चूंकि तर्जुमान हूं, आप बहुत सारे लोगों से, आपको तो अंदाजा होगा, नुमाइंदों से बिल्कुल बात होती रहती है। मेरे ऑफिस भी आए, बल्कि परसों भी मेरे घर पे इसका नाम क्या इंटरव्यू करके गए संडे वाले दिन। चलें, अब इस तरीके से अबू बकर साहब आपकी जानिब आना चाहती हूँ। हमने देखा शादी हॉल्स खुल गए हैं, शादियाँ हो रही हैं बड़े धूम धड़के से, जैसे कि सिद्दीकी साहब भी कह रहे हैं कि पहले सिर्फ रात को तकरीबात होती है, अब दिन में भी तकरीबात हो रही हैं। सबसे पहले तो ये चीज़ पूछूंगी, कोविड के हवाले से जो SOPs की बड़ी बात की गई, कि आपने उनको मद्देनजर रखना है, ऐसा हो रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं यहाँ थोड़ी सी वजाहत ऐड करता चलूँ। मैं यकीनन आपको जो मैरिज हॉल एसोसिएशन के हवाले से आपने सवाल पूछा है, जो SOPs की आपने स्पेशली बात की है, उसका ज़रूर आंसर करूँगा। बट एज़ वेल एज़ मैं यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इस वक्त कैटरिंग एंड पकवान एसोसिएशन को, तो उस हवाले से भी आपको ज़रूर वजाहत दूंगा। SOPs को बिल्कुल फॉलो किया जा रहा है, बट मीनवाइल थोड़ा सा हम इसको ये ज़रूर कह सकते हैं कि इम्प्रूवमेंट तो नहीं कहूँगा, क्योंकि अल्टीमेटली चीज़ें डिफरेंट, जो हमारे जो गेस्ट आ रहे होते हैं वो सम टाइम अडेयर नहीं कर रहे होते हैं। जो इंतज़ामिया है मैरिज हॉल्स की, वो पूरी कोशिश कर रही होती है अपने तौर पर कि मामलात को दुरुस्ती की तरफ ले जाया जाए, बट डिपेंड्स ऑन दी क्लाइंट्स कि वो किस हद तक उसको अडेयर कर रहे हैं, किस हद तक जाता है। ठीक है, अच्छा मुझे बताएं कि शादियां हो रही हैं, शादियों में चिकन बड़ा खाया जाता है, लेकिन जब चिकन महंगा हो जाता है तो जो पार्टी आती है जो कहती है कि जी हमें मेन्यू में ये चीज़ें चाहिए,
आप उन्हें किस तरह से डील करते हैं? क्योंकि रोजाना के बुनियाद पे चिकन के रेट्स बदलते हैं और एरिया टू एरिया जो है ये मैटर करता है कि अच्छा DHA में क्या है या कोरंगी में क्या है, नॉर्थ नाजिमाबाद में क्या है, तो आप किस तरह से फिर डील करते हैं? मार्केट में इस वक्त जो अनसर्टेनिटी ड्यू टू चिकन रेट्स है वो हर जगह पर इम्पेक्ट हो रही है। मैं मेरे सीनियर मोहतरम सिद्दीकी साहब की बात से कुछ बातों से इख्तलाफ भी रखता हूँ, लेकिन बहरहाल जो मुझसे सवाल किया गया उसके हवाले से अर्ज़ करूँगा कि पॉइंट ये है यहाँ पर कि वेरिएशन की वजह से आपने एरिया वाइज, जो सिद्दीकी साहब भी बिल्कुल इस बात को एग्री कर रहे हैं, मैं भी इस बात को एग्री करूँगा, एरिया वाइज जो डिफरेंस आ रहा है तो वहाँ पर कस्टमर की एडहेरेंस भी मैटर कर रही है। वो यकीनन किसी भी ऑफिस पकवान के या किचन पहुँचते हुए उसको पता होता है कि चिकन के रेट्स क्या चल रहे हैं अल्टीमेटली, तो उस बुनियाद पर चीज़ें मेंटेन हो रही होती हैं। हाँ, यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात ये जो आजकल स्पेशली हो रहा है कि चूँकि चिकन के रेट्स जो बजट है उसको आउट कर रहे हैं, जो क्लाइंट का बजट होता है उससे आउट हो रहा है, और ई फिश इस वक्त दस्तरस में आई हुई है जस्ट ड्यू टू द वेदर ऑफ कराची। अच्छा, तो वो अल्टीमेटली हम भी आउट कर रहे हैं, हम अब सेलिंग कर रहे हैं उस बुनियाद पर। मतलब आप ये कहते हैं आने वालों को कि चिकन ना लें, आप मछली पे चले जाएं? ना ले नहीं, हाँ। जब वो सामने से अपने एक्सपीरियंस उसके जो एक्सप्रेशंस आ रहे होते हैं कि जनाब ये चिकन के रेट्स इतने हाई फाई हो गए, ये कैसे मेरी बजट में नहीं आ रहा, फिर आप कहते होंगे भाइयों वाला मशवरा है। एज ए सजेशन ऑब्वियसली कि यहाँ पर ये रेट्स भी साथ में वेरी कर रहे हैं। आप चिकन बारबेक्यू में जा रहे हैं, फ्राई में जा रहे हैं, तो आप यही काम फिश के साथ भी कर सकते हैं जो कम रेट्स पर इस वक्त मौजूद है, अच्छी क्वालिटी के साथ। तो ये अल्टीमेटली ओवरऑल मार्केट में इस वक्त हो रहा है, क्योंकि ये सबके लिए प्रॉब्लम है, सिर्फ कारोबारी हवाले से नहीं। अभी जो मामलात हैं वो एक आम आदमी की भी दस्तरस से बाहर हैं। भी आपने सवाल पूछे थे सिद्दीकी साहब से, तो वो कमोबेश बेइंतहा मुश्किल हो गया है। वाइस वर्सा बात करूँगा, सिद्दीकी साहब ने जब बात की कि वो जो कारोबारी जो बैठा हुआ जब वो सस्ती बेच रहा होता है मुर्गी, तो उससे घर का सामान बिक रहा होता है, उसके लिए कितनी परेशानी होती है, बिल्कुल एग्री करूँगा, इसमें दो राय नहीं है। बट यहाँ इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो ख़रीदार है उसका कारोबार नहीं है, वो बहुत ग्रास रूट लेवल पर काम कर रहा है। उसके घर में अगर, इसमें इनका कसूर नहीं है, माज़रत चाहता हूँ सिद्दीकी साहब, आपका कसूर नहीं है, गवर्नमेंट का जो भी बात थी वो उससे मुंसलिक है कि अगर उसके पास एक हफ्ते में एक दफ़ा चिकन बनाने का ऑप्शन था तो शायद अब वो भी नहीं रहा उसके पास। और इसमें यकीनन मैं गवर्नमेंट को ही, जो अभी जो रेट्स उनके पास हैं बिल्कुल दुरुस्त हैं, बट इम्प्लीमेंटेशन कहाँ है? गवर्नमेंट के एंड पर आ रही है वो चीज़ कि उसको अपनी रेट कायम करें। कमिश्नर साहब, ये जो भी अथॉरिटीज़ हैं उनके ऊपर ये बात जा रही है कि आप सिर्फ बयान देने से फ़र्क नहीं पड़ेगा, और ना मानना, ये मैं ना मानूं वाली सिचुएशन है जो पिछले दिनों हमने आप लोगों के थ्रू चैनल्स पर देखा कि वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं इस बात को। आप एक शॉप पर या किसी एक जगह पर जाकर भी अगर उस चीज़ को खड़े होकर वहाँ पर बात कर लें तो सामने आ जाएगा, आपके भी तो नुमाइंदे जा रहे हैं, लाइव ट्रांसमिशन दे रहे हैं कि वो चिकन वाले क्या बता रहे, रीज़न भी दे रहे हैं साथ में, वो गलत नहीं है क्योंकि उसके पास उस रेट में पहुँच रही है वो चीज़। बैक एंड पर क्या रीजंस हैं वो सिद्दीकी साहब मुझसे बेहतर जानते हैं। लेकिन कुछ दुकानदार ऐसे भी तो होते हैं ना, रेट लिख देते कुछ और हैं, सिद्दीकी साहब बेचते कुछ और हैं, और जो मुनाफा है वो जेब में चला जाता है, फिर उनके खिलाफ भी कार्रवाई नहीं होती। हम, मेरे तो जो साथी एंकर उन्होंने तो बाकायदा वीडियो भी बनाई थी कि लिखा हुआ कुछ और था, सेल कुछ और कर रहे थे। तो जो अबू बकर साहब कह रहे हैं, आप एग्री करते हैं उससे? बिल्कुल जी, मैं एग्री करता हूँ। और आपको बताया कि बहरहाल हम क्या कह सकते हैं, अगर हम बिल्कुल ही सही हो जाएं तो बहुत सारे काम बहुत बेहतर हो जाएं। जिस तरह ने कहा कि गवर्नमेंट की रेट वाली बात है, ज़ाहिर है मैंने आपको बताया कि शक्कर चारी, कल मुर्गी जो है वो मुल्तान से भी आई है। आपको हैरत होगी, जब से ये मोटरवे वगैरह बने तो जहाँ शॉर्टेज होती है, जहाँ डिमांड ज़्यादा होती है, क्योंकि कराची के अंदर, मैं आपको एक और तस्वीर कर दूँ कि पाकिस्तान के अंदर 90 लाख से लेके 1 करोड़ तक मुर्गी डेली बुनियादों के ऊपर पूरे पाकिस्तान की मार्केट में आती है। आप इस तरह ले लें कि इसको 1.25 करोड़ के करीब केजी मीट जो है ना, ये चिकन खाया जाता है। जिस तरह भी सोशल मीडिया पे चल रहा है कि जी इसका बाइकआउट किया जाए, इसका बाइकआउट करके देखा जा सकता है, लेकिन बीफ का गोश्त जो है वो आपको 2000, मैंने कल 750 रुपये किलो ख़रीदा है। और जी बीफ बग़ैर इसका नाम के हड्डी के, मैं तस्वीर बात की करूँगा। और कल की जो पोजीशन थी 1300 रुपये लेके 1390 रुपये। भाई ने अच्छी बात की कि फ़िश की तरफ चले जाए, फ़िश का सालन नहीं बन सकता शादी ब्याह में, और जब तली जाती है तो फ़िश 1 किलो एक आदमी खाता है, और जब फ़िश को अगर 200 रुपये किलो भी लिया जा रहा है तो वो भी 400 से कम नहीं होती, 50% वेस्टेज भी है उसकी। तमाम सब्जियों को ले लिया जाए, बड़ी माजरत के साथ आपसे खान जी
कि सब्जियों को भी आप ले लें तो हर सब्जी के अंदर 20% से लेके 50% तक का वो है। इस साल करेला जो है वो इसका नाम क्या 400 रुपए किलो बिक गया। अच्छा। लेकिन हम एक मिनट, अगर हम देखें केला 15 रुपए दर्जन मानसेरा में जाके बिक गया और उसकी प्रोडक्शन जो हो रही है इसका नाम क्या वो नवाब शाह मौरी, उस बेचारे के पास तो ट्रांसपोर्टेशन के पैसे भी पूरे नहीं होते। हम उनका इसी तरीके से, मैं थोड़ा सा टाइम लूंगा, इसी तरीके से आप देख लें कि टमाटर 300 रुपए भी बिका और 100 रुपए के 4 किलो भी बिक रहे गली मोहल्लों में। और वहां पर क्या पोजीशन है मंडी में, और जो बेचारा लेकर आया ठट्टा से और उसकी वो इसी तरह पोल्ट्री से भी। जो सरकारी निर्ख तय होते हैं उस पे चीजें क्यों नहीं मिलती? मैडम ये सरकार से आप पूछेंगी तो हम तो सरकार को क्या कहेंगे। अच्छा। नहीं वो कैसे कर सकते हैं। देखिए आज भी उन्होंने जो रेट दिया है, जो बेचारा लेकर आया, मैंने शुरू में ही कहा 282 रुपए का, अगर वो ये 278 रुपए का, ये सब जो भी उसका रेट है वहां से लेकर आया, वो 238 रुपए में कैसे बेच रहा होगा? लॉस तो नहीं करेगा। फाइन करेंगे, जब फाइन करेंगे तो जो आपने बात कही है वो फिर वही होगा। ठीक है। अब बकर साहब एक लास्ट जरा कमेंट दे दें कि अगर चिकन महंगा है तो लोग आके ये कहते हैं, आप उन्हें ये बरादराना मशवरा देते हैं कि चले चिकन नहीं तो बीफ बिरयानी कर लें, लेकिन बीफ भी महंगी है तो फिर क्या फिश बिरयानी की तरफ अब लोग जाएं? नहीं, मैं इसका बड़ा आसान आपको बिल्कुल इसी तरीके से हो रहा है। पॉइंट ये है कि अगर 10,000 रुपये की एक मिसाल के तौर पर देख चिकन की इस वक्त पड़ रही है तो 12,000 में बीफ की है। तो ये अब सेलिंग कह लें आप इसको या ऑप्शन के तौर पर, और हमारे साथ साथ ये सामने जो क्लाइंट बैठा होता है उसका भी दिमाग बन रहा होता है ऑटोमेटिकली। ये चूंकि मैं दोबारा बात कर रहा हूँ, आप इसको कारोबारी लेवल पे ले रही हैं, कारोबार तो बहुत बाद में आ रहा है, पहले घर की हद तक आ रही है चीज़। बिल्कुल ऐसा ये स्टार्ट इनिशिएट वहीं से हो रहा है जब आप पूरे मंथ का बजट कर रहे होते हैं, वीकली बजट कर रहे होते हैं, डेली बजट देख रहे होते हैं, तो घर की जो एक हांडी है ना, बात वहाँ से शुरू हो रही है। ऐसा ही है बात, ये बड़े बल्क में ना जाया जाए, बात वहाँ से शुरू हो रही है कि वो वहाँ से चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हुए, चाहे वो करेला हो, चाहे सब्जी हो, टमाटर, या दाल हो ना, क्योंकि मिडिल क्लास भी अब दाल की तरफ जाना शुरू हो गई। मजबूरी है, महंगाई इस जगह पर खड़ी हुई है कि उनकी अफोर्डेबिलिटी इस वक्त हर्ट हो गई है, तो वहाँ से चीज़ें स्टार्ट हो रही है। और अल्टीमेटली हम मजबूर भी कह सकते हैं आप, लेकिन जो अच्छा ऑप्शन है हमें नज़र आ रहे हैं कि वेल ऑफ है, और जहाँ तक वो अगर इंक्रीज़ कर सकते हैं बजट, ये ज़बरदस्ती नहीं होती, ऑब्वियसली ऑप्शन के तौर पर बात हो रही होती है कि ये डिफरेंस आ रहा है तो यू हैव टू टेक अ डिसीजन। तो वो डिसीजन ले रहे होते हैं कि जनाब ये डिफरेंस है तो ठीक है, मैं अफोर्ड कर सकता हूँ, तो दे कैन ऑफर, और अदरवाइज वो कहते हैं नहीं जी चिकन पे कर दें। बट अगेन चिकन की क्वालिटी भी इस वक्त मैटर करती है बहुत ज़्यादा। जी बिल्कुल मैटर करिए कि वो जो साइज़ का जो आपने जहाँ से बात शुरू की थी ना, वहाँ पर कुछ चीज़ें टेक्निकली डिफरेंट हैं। सिद्दीक़ साहब ने बहुत अच्छा जवाब दिया, बट चूँकि टेक्निकली मैं चीज़ों में नहीं जाना चाहूँगा, वो मुझसे ज़्यादा सीनियर इस मामले में, लेकिन बहरहाल साइज़ और क्वालिटी का इस वक्त डिफरेंस आ रहा है, जिसकी वजह से भी प्रॉब्लम्स कुछ आ रही हैं मार्केट के अंदर। ऑब्वियसली सिर्फ हमारे एंड पर नहीं है, जो घरों के लिए भी चीज़ जा रही है वहाँ तक की भी हमारे पास फीडबैक्स मौजूद हैं, हम भी खुद लेके जा रहे होते हैं, तो वो डिफरेंस आ रहा है। वहाँ पर वो सिद्दीक़ साहब ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं कि वो फीड से रिलेटेड चीज़ है कि वो क्यों उसमें डिफरेंस आ रही है, या मे भी शायद पंजाब की तरफ से एक चीज़ हम तक राउट हो रही है, तो वो डिफरेंस, तो ये भी एक डिफरेंस हो सकता है। बहुत सारे लोग शिकायत भी करते हैं ना कि बासी मुर्गी दे दी है, पता नहीं क्या किया है। तो सिद्दीकी साहब, ये जो अवाम है ना, फिर अवाम को समझाने की जरूरत ये है कि भैया आप ये करो कि दाल रोटी पे मुनहसर कर लो, चाहे मिडिल क्लास है या किसी भी क्लास से आप ताल्लुक रख रहे हैं, उनके लिए अब ये जरूरी है। मुझे 1 मिनट देंगी बस, सिर्फ दाल भी 400 रुपए किलो है। जो गवर्नमेंट के काम करने के हैं वो ये है कि पाकिस्तान के अंदर वो ज़्यादा से ज़्यादा लैब बनाएं, R&D के ऊपर काम होना चाहिए, और डिजीज़ फ्री जो है, मैं फिर कहूँगा डिजीज़ फ्री फ्लॉक पलने चाहिए, मुर्गी को डिजीज़ फ्री पलना चाहिए, जो पाकिस्तान में इस वक्त मुश्किल से मुश्किल तरीन हो गया। दुनिया ने रानी खेत की बीमारी जो है वो ख़त्म हो गई है और हमारे पास मौजूद है। आज भी हम रानी खेत में फंसे हुए, और उसी की वजह से जो मैंने शुरू में ही बताया कि इस वक्त जो 10 से 15% प्रोडक्शन कम हुई है, उसकी भी वजह ये। लेकिन ये सारा डिमांड और सप्लाई पे, जिस तरह भाई ने कहा कि अब ज़ाहिर है डोमेस्टिक जो कंजम्पशन थी वो ख़त्म होती जा रही है। 4 रुपये आज कम हुए लाइव बर्ड के ऊपर, 10 रुपए के करीब गोश्त पे कम हो जाएंगे। जो नहीं कर रहा वो ज्यादती कर रहा है, वो ज़्यादा मुनाफा कमा रहा है, हम उसको कुछ नहीं कह सकते। ऐसे लोगों का मतलब है बिल्कुल घेराव भी होना चाहिए। ऐसे लोगों की पकड़ जरूर होनी चाहिए, उसके लिए कोई ऐसा चेक एंड बैलेंस बनाना चाहिए कि वो सिर्फ नहीं बल्कि उस पर अमल भी हो। सिद्दीकी साहब में से मौजूद है, अबू बकर खान जी में से मौजूद है, बेहद शुक्रिया गुफ्तगू के लिए। अभी एक ब्रेक लेंगे, हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक वंस अगेन। प्रोग्राम के स्टार्ट में हमने आपको बताया था कि एक अच्छी खबर आपके लिए ये है कि डॉलर कमज़ोर हो गया है। डॉलर का ज़वाल बदस्तूर जारी है, लेकिन इसको समझने के लिए डॉलर का माजी करीब में उतार चढ़ाव जो रहा है उसको देखना, उस पर बात करना ज़रूरी है। नवंबर 2017 तक अमरीकी डॉलर 104 रुपये के लगभग था। ये मुसलसल कर्जों की आमद के जरिए मुस्तहकम था। नवाज शरीफ का दौरे हुकूमत जब ख़त्म हुआ तो अमरीकी डॉलर की कदर में तेज़ी से इजाफा होना शुरू हुआ। मसनूई तौर पर करेंसी को मुस्तहकम रखने के लिए मार्केट में डॉलर फरोख करने के लिए सियासी चालों, कमीशन पर मबनी मंसूबों, कर्जों के जरिए जो बबल तख्लीक किया गया था वो वापस आ रहा था जब अदायगी करीब आ रही थी। पाकिस्तान के पास इन कर्जों के बढ़ते हुए मफादात और किस्तों की अदायगी के लिए रकम ही मौजूद नहीं थी। बरामदात में कोई इजाफा न होने से गैर मुल्की ज़खायर ख़त्म हो रहे थे। पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट के दहाने पर पहुंच चुका था। जुलाई 2018 में डॉलर 127 रुपये का हो गया। फिर इमरान खान आए, लेकिन उनके पास अरबों डॉलर नहीं थे। पाकिस्तान के पास कर्ज अदा करने के लिए दोस्त मुमालिक से रकम तलब करने के अलावा कोई और ऑप्शन मौजूद नहीं था। आज हम देखते हैं कि अमरीकी डॉलर एक बार फिर से नीचे आ रहा है। इस बार इसकी वजह बढ़ती हुई बरामदात, बढ़ती हुई पैदावार, बढ़ते हुए करंट अकाउंट से ज़ायद और ज़र मुबादला के ज़खायर बताए जा रहे हैं। तो जनाब, एक अच्छी खबर है कि हमारी पॉलिसीज़ ऐसी हैं जिन पर काम हो रहा है और ऐसी पॉलिसीज़ बनाई जा रही हैं कि जब हम बात करते थे कोविड की कि दुनिया भर की मईशतें, बड़े बड़े ममालिक की मईशतें तबाह हुई, लेकिन उस दौरान पाकिस्तान की मईशत को सहारा मिला। मज़ीद बात करने के लिए, इस मामले को मज़ीद समझने के लिए माहिर मुआशियात मुज़म्मिल असलम साहब ने मुझे ज्वाइन किया है। मुज़म्मिल साहब, बेहद शुक्रिया आपके वक्त का। गुड मॉर्निंग। डॉलर का कमज़ोर होना और रुपए का तगड़ा होना, क्या कहेंगे आप? ये कितनी अच्छी खबर है और इस चीज़ से कितना फ़ायदा हो सकता है? ये आने वाले वक्त में कितनी बेहतरी आई जा सकती है? देखें, आपने बड़ा तफसील से बताया कि और वहाँ तो शुरू किया कि जब रुपए की कदर काफ़ी ज़्यादा मुस्तहकम थी, लेकिन वो मुस्तहकम क्यों थी वो भी आपने बता दिया कि मसनूई थी। हमेशा से मैं जो है लोगों को यही कहता हूँ और आपके तवज्जुह से लोगों को ये बताना चाहूँगा कि इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि हम रुपया हमारा कितना मजबूत है। इम्पोर्टेंट ये है कि उसके अंदर जो है वॉलेटिलिटी ना आए। वॉलेटिलिटी से मतलब ये कि एक जो है उसमें अदम एतमाद या अनसर्टेनिटी जिसे कहते हैं वो ना हो कि कभी 4 रुपये 6 रुपये ऊपर जा रहा है, कभी 6 रुपये नीचे आ रहा है। जो भी चीज़ हो इकोनॉमिक हालात के हिसाब से जो है वो उसकी मूवमेंट जो है ग्रेजुअल हो। मैं इसकी एग्जांपल ऐसे देता हूँ कि जब मौसम तब्दील होता है तो हम अपने लिबास को भी तब्दील करते हैं। अगर गर्मियाँ होती हैं तो हम गर्मी के हिसाब से लिबास पहनते हैं, अगर सर्दियाँ होती हैं तो फिर हम सर्दी के हिसाब से लिबास पहनते हैं। और अल्लाह ताला ने कभी ऐसा नहीं किया कि रात जो है एकदम ठंड कर दें और सुबह जो एकदम गर्मी कर दें। अल्लाह ताला जब गर्मी का मौसम सर्दी की तरफ जाता है तो आहिस्ता आहिस्ता गर्मी कम होती है और फिर एकदम सर्दी शुरू होती है, और फिर जब सर्दी शुरू होती है तो आहिस्ता आहिस्ता से लेके बहुत ज्यादा सर्दी होती है और फिर जो है कम होती है। इसी तरीके से माशी हालात जो हैं वो ऊपर नीचे और रोजाना की बेसिस पे उसमें जो है उसके मौसम में तब्दीली आती है। तो अगर आप रुपए को एक जगह खड़ा कर देंगे और उसमें कोई तब्दीली नहीं लाएंगे तो उससे जो है एक बहुत नाकाबिले तलाफी नुकसान हो रहा होता है आपकी मईशत को। और वो नुकसान जो है फिर एकदम हमने देखते हैं कि वो फटता है। जैसे नवाज शरीफ की हुकूमत जब खत्म हुई थी, नवाज शरीफ साहब की, तो एकदम हमें रुपए की कदर में गिरावट करनी पड़ी। बिल्कुल मुज़म्मिल साहब, मैं यही चीज़ आपसे पूछना चाहती थी कि जब नवाज दौरे हुकूमत था तो हमने देखा था कि इसहाक डार साहब ने, अगर मैं ये कहूँ कि बड़े फेक तरीके से डॉलर को नीचे रखा हुआ था, और जैसे ही खान साहब की गवर्नमेंट आती है हम देखते हैं कि थोड़ी सी तब्दीली आई और फिर उस वक्त के जो मुश्किल फैसले थे, अब ये कहना हमारे लिए आसान है कि उनका रिजल्ट अब हमें मिल रहा है। जी, अब वो जो है वो एक बहुत कड़वी गोली थी, वो ले ली। पहला साल या तीसरा साल है, पहले साल के बाद से 2 साल से रुपए की कदर में इस्तेहकाम है। लेकिन ये इस्तेहकाम भी जिस तरह मैंने आपको बताया मौसम के तरीके से, अगर जब थोड़ा सा हमें डॉलरों की जरूरत होती है तो रुपए की कदर हमने देखा कि 160-61 तक चली जाती है। और फिर उसके बाद जो है, क्योंकि जब वहाँ चली जाती है तो आपकी मईशत अपने हिसाब से फिर मजबूत होती है जो होती है।
जब ज्यादा डॉलर आते हैं तो हमने देखा कि वापस डॉलर जो है 157 की रेंज में आ गया। तो आप डॉलर एक जगह खड़ा हुआ नहीं है। हाँ। तो अच्छा, इसमें लोगों को भी फैसला करने की आसानी हो जाती है कि बाज लोग जो हैं, अब आप देखें कि पहले हम डॉलर हर वक्त रखते थे, अब लोगों के अंदर तलब खत्म हो गई है डॉलर लेने की कि यार अब हम क्या डॉलर लें, इससे बेहतर है कि सरमायाकारी करें उस पैसे से पाकिस्तान में। तो वो जो है अब वो उससे तलब भी खत्म होगी। पहले क्या होता था कि इशारे मिल जाते थे कि अभी आप रखें, 6 महीने बाद हालात खराब होंगे तो 10 रुपए डॉलर की कीमत बढ़ जाएगी, 20 रुपए बढ़ जाएगी। तो लोग जो है ना वो क्या करते थे कि उसकी जखीरा अंदोजी करके रखते थे। अब हर एक को पता है कि डॉलर में जो है हालात के हिसाब से ऊपर नीचे होता रहेगा, तो अब जो है लोग उससे जो है थोड़ा सा इज्तनाब कर रहे हैं इस पहले के हिसाब से। अच्छा, और मुजम्मिल साहब, जैसे कि हम डॉलर की कमजोरी की जब बात करते हैं तो फिर आपकी नज़र में रुपए का फ्यूचर क्या है? लॉन्ग टर्म पे नहीं जाते, शॉर्ट टर्म पे बात कर लेते हैं। आप क्या देख रहे हैं आने वाले वक्त में, रुपया जो है इतना ही मुस्तहकम या तगड़ा मजीद होगा या जो है वही रहेगा? देखें, रुपए की कदर जो है दो चीजों पे डिपेंडेंट होती है। जिन ममालिक से आप तिजारत करते हैं, अगर आपकी महंगाई उनसे ज्यादा है तो आपकी रुपए की कदर गिरेगी, ठीक है। और अगर जिन ममालिक से आप तिजारत करते हैं, अगर वो आपको ज्यादा बरामद कर रहे हैं और आप उनसे ज्यादा दरामद कर रहे हैं, तब भी आपकी रुपए की कदर गिरेगी। तो उसके लिए जरूरी ये कि आपको अपने ये दो चीजों को, अगर आपने रुपए की कदर को मुस्तहकम रखना है तो अपने मुल्क की पैदावारी सलाहियत बढ़ाएं। जब पैदावारी सलाहियत बढ़ेगी तो ना सिर्फ आपके पास बरामदात करने के लिए चीजें होंगी, बल्कि मुल्क में भी जो है वाफिर मिकदार में चीजें अवेलेबल होगी, तो महंगाई नहीं बढ़ेगी। तो ये बहुत बुनियादी एक जिसे कहते हैं कि असूल है रुपए की कदर को जांचने का। अच्छा। अगर आप देखें तो हमारे मुल्क में कई सालों से, बल्कि जब से मैंने मईशत कवर करना शुरू की है, हमारी जो पैदावारी सलाहियत जो है दिन ब दिन कम होती जा रही है, आबादी बढ़ती जा रही है, तो हमारा जो बैलेंस है दरामद की तरफ ज्यादा है, बरामद की तरफ कम है। जब हम ज्यादा दरामद करेंगे तो इसका मतलब ये कि हमें ज्यादा डॉलर बार पे करने हैं, और अगर हम ज्यादा डॉलर पे करेंगे तो एक तरीका आप कर्जा लेके कर रहे हैं, या दूसरा फिर आपकी रुपए की कदर एकदम गिरेगी। तो ये हालात हैं। तो अगर हम ये सारे समझ रहे हैं कि ये हुकूमत अब आ गई है और डॉलर की कीमत मुस्तहकम पे मुस्तहकम होती रहेगी, ये ऐसा नहीं है। अच्छा। अगर हमारी पैदावारी सलाहियत नहीं बढ़ेगी, पैदावारी सलाहियत पे ये हुकूमत बहुत कोशिश कर रही है एक्सपोर्ट्स बढ़ाने के लिए और इंसेंटिव दे रही है, लेकिन अभी हम वहां तक नहीं पहुंचे। ठीक है। अच्छा मुजम्मिल साहब, एक लास्ट में कमेंट दे दें कि अगर बहुत सारे लोगों ने अपने पास डॉलर रखे हुए हैं सेविंग पॉइंट के हिसाब से, तो उन्हें क्या करना चाहिए कि अब वो मजीद इस तरह की सेविंग ना रखे, क्योंकि जैसे कि आपने भी कहा कि तलब कम हो गई है, खदशात बढ़ चुके हैं। देखें, अगर वो अपने डॉलर को रखते हैं और बैंक में रखते हैं तो उनको कुछ नहीं मिलता, मिसाल है। और अगर वही पैसे को बैंक में रुपए में करके रखते हैं तो उन्हें 7% की करीब मिल जाता है। 160 रुपए का भी अगर डॉलर लें, उसका 7% 10 रुपए होता है। यानी कि अगले साल अगर वो डॉलर को चेंज करा लेंगे तो उनके वो 160 रुपए 170 हो जाएंगे। और डॉलर अगर रखते हैं और उसमें कोई तब्दीली नहीं आती तो वहीं का वहीं खड़ा रहेगा उसका सरमाया। तो ये फैसला लोगों का है कि उन्होंने किस तरह करना है। ठीक है मुजम्मिल साहब, बेहद शुक्रिया। आप हमें जो रहनुमाई कर रहे थे, यकीनन लोगों की समझ में अब आसानी से चीज़ें आ गई होंगी। आगे बढ़ते हैं। जब हम समझ की बात करते हैं, जब हम ये बात करते हैं कि चीज़ें आपको बेहतर तरीके से बताई जाए, तो ये बेहतर चीज़ समझने की ज़रूरत है कि अगर एक चीज़ मार्केट में अवेलेबल नहीं है, या अगर है और आपकी पहुँच से दूर है, तो आपने उसका मुतबादिल कैसे तलाश करना है, या मुतबादिल उसका क्या हो सकता है। मैं दोबारा से चिकन की बात कर लेती हूँ। चिकन हमारी पहुँच से बहुत ज़्यादा दूर हो चुका है, मतलब बड़ा मुश्किल हो जाता है ख़रीदना, हफ्ते में एक बार इसको खाना, और ख़दशा ये कि कीमतें मज़ीद ऊपर जाएंगी, क्योंकि जैसा कि अभी कुछ देर पहले सिद्दीकी साहब गुफ्तगू भी कर रहे थे कि जैसे जैसे रमज़ान का महीना आ जाए, या रजब का, या शबान का, तो इन इस्लामिक महीनों में चिकन की कीमतें क्योंकि फ़रोख्त ज़्यादा होती है तो ज़्यादा बढ़ जाते हैं। यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि हम ग़िज़ा में प्रोटीन की ज़रूरियात को फिर कैसे पूरा करेंगे अगर चिकन हमारी पहुँच में नहीं रहेगा। बच्चों को क्या खिलाएंगे, उनका जो प्रोटीन है वो किस तरह से पूरा हो सकता है। इसी चीज़ को समझने के लिए सहर जावेद चावला माहिर ग़िज़ायात हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे समझ लेते हैं कि अगर चिकन नहीं है तो फिर प्रोटीन की ज़रूरियात को किस तरह से पूरा किया जाएगा। सहर, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग।
अवाम ये समझ रही है कि अगर चिकन आपकी पहुंच से दूर हो गया है तो हम और मुझ समेत बहुत सारे लोग, बहुत सारी माएँ ये जानना चाहती हैं कि वो क्या चीज़ है, कि चिकन नहीं है तो कुछ और खा लें, प्रोटीन अपना पूरा कर लें। Assalamu alaikum ji, thank you so much for having me here again. I am so glad कि Sama TV they always bring up very intelligent topics, क्योंकि मैं भी ना अपने क्लाइंट्स के मुंह से सुनती हूँ कि अगर हम चिकन नहीं लेंगे तो हम प्रोटीन कैसे लेंगे। तो किसने आपको कहा है कि जो प्रोटीन है वो सिर्फ चिकन में प्रेजेंट होता है? एक चीज होती है नाजरीन, प्लांट बेस्ड प्रोटीन, यानी वो प्रोटीन जो कि आपके पास वीगन वेजिटेरियन सोर्सेज में प्रेजेंट है, वो सोर्सेज जो कि आपके पास मीट से नहीं आते हैं, जिसमें आपके पास सबसे बेहतरीन सोर्स दालें आ जाती हैं। दालें आर लोडेड विद प्रोटीन्स, उनमें कोई सैचुरेटेड फैट, कोई बैड फैट नहीं होती है। फॉर एग्जांपल, इफ वी ट्राई टू कंज्यूम चिकन, वी ट्राई टू कंज्यूम मीट, हम कोशिश करेंगे हम स्किन के बगैर लें या हम उसका ज्यादा फैट कंटेंट जो है ना लें। दालों में आपके पास फाइबर भी होता है, आपके हाजमे के लिए भी अच्छे हैं, या आपके पास प्रोटीन कंटेंट में भी हाई होती है। और इसके अलावा जो है इसमें आपके पास फैट और कोलेस्ट्रॉल जो है वो बहुत ज्यादा कम होता है, सैचुरेटेड फैट होता ही नहीं। और जो चने हैं आपके पास, चना चाट अगर आप डेली खाते हैं तो आप इतना रिच सोर्स ले रहे हैं प्लांट बेस्ड प्रोटीन का। और एक चीज है हमारे पास जो कंपैरेटिवली अभी भी सस्ती है, क्योंकि आप महंगी सस्ते की बात कर रहे थे और डेफिनेटली एक बहुत बड़ा इशू है हमारे पास, हमारी मेजॉरिटी के लिए। अंडे जो है आपके पास, अंडे इज अ कंप्लीट एंड इज द हाईएस्ट क्वालिटी प्रोटीन अवेलेबल, और वो इतने महंगे भी नहीं। अगर आप अपने बच्चों को 2 अंडे रोज देते हैं, अंडों में सारे एसेंशियल अमाइनो एसिड होते हैं। अमाइनो एसिड वो जुज़ होता है जिससे आपका प्रोटीन बनता है। 9 होते हैं ये नंबर में, और ये 9 के 9 और सहर, अगर हम ये कहें कि मुर्गी तो महंगी और साथ में अंडे भी महंगे कर दिए, तो फिर क्या है? कंपैरेटिवली बेशक महंगे कर दिए, आप बिल्कुल बजा फरमा रही हैं, लेकिन कंपैरेटिवली क्योंकि आप महंगे और सस्ते की बात करी तो उससे सस्ते। और दूध जो है आपके पास, इफ यू कैन गेट अच्छा ग्रास फेड ऑर्गेनिक दूध, ये आपके पास कंप्लीट प्रोटीन है। इनफैक्ट जिन बच्चों की उम्र बढ़ रही है, दूध को ऐसे मेरे अभी रिसेंटली पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के साथ लेक्चर हुआ था, तो मैंने उनको बताया था कि जो एथलीट्स होते हैं वो उसको एज अ स्पोर्ट्स ड्रिंक भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि जो दूध होता है वो आपका वर्जिश के बाद, एक्सरसाइज के बाद, वर्कआउट एक्सर्शन के बाद, जैसे बच्चों की एक्सर्शन बहुत ज्यादा होती है, उनके मसल के वेयर टेयर, उसके डैमेज को रिपेयर करने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। और आपके पास ये जितने भी ग्रेन्स होते हैं आपके पास, जो आपके पास किनवा ग्रेन्स होते हैं, ये आपके पास बहुत अच्छा सोर्स ऑफ प्रोटीन है। अगर आप सोया दाल, सोयाबीन आप लेते हैं, उससे मैं आपको एक बहुत हाई क्वालिटी प्रोटीन बनाने का तरीका बताती हूँ। सोयाबीन्स 1 कप को आप रात पानी में सोक करें, ठीक है। उसके बाद सुबह उठ के आप उसको प्रेशर कुकर में रखें, आधे कप पानी में पकाएं, 1 सीटी बजने दें, उसको निकालें, उसको मलमल के कपड़े में भिगोएं, एक बोरी में डाल के 4 से 5 दिन तक अंधेरे कोने में रखें। ये फर्मेंट हो जाएगा, और फर्मेंट होने के बाद हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा सोयाबीन का, उसको टेम्पे कहते हैं। इसका नटी फ्लेवर होता है, इसका क्रंची फ्लेवर होता है। इसको आप बिल्कुल मीट की तरह ट्रीट करें, इसको ग्रिल करें, बेक करें। इसमें सिर्फ आपके पास 100 ग्राम में 80 ग्राम प्रोटीन होता है। ये एनिमल प्रोटीन को भी मात दे सकते हैं। लेस देन 200 कैलोरीज होता है। डायबिटीज, हार्ट पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छा है। जितने लोगों को इम्यूनिटी इंप्रूव करनी है वो इसको कंज्यूम करें, इस रेसिपी को, क्योंकि इसका प्रोबायोटिक कंटेंट आपके पास बहुत ज्यादा हाई है। कोई फैट नहीं है इसमें, कोई कोलेस्ट्रॉल नहीं है इसमें। और अगर आपके पास ऑर्गेनिक दूध है, सोया मिल्क है, उसका पनीर बना सकते हैं, जिसको आप टोफू कहते हैं। ये अगेन प्रोबायोटिक है। घर में आप जो है बच्चों को आप बर्गर पैटी बना के दें। आप कॉलीफ्लावर जो है, जो आपके पास फूल गोभी, आप कॉलीफ्लावर राइस बनाएं। मटर आपके पास प्रोटीन का एक बहुत अच्छा सोर्स है, आप उसको कबाब में डाल सकते हैं, बीच में आपके टोफू डाल सकते हैं। आप चुकंदर, बीटरूट, यानी ये मुतबादिल जराए ना सैर। और अगर हम उस चिकन पे आ जाएं जो कि फ्रोजन फूड है, जैसे हमारे नगेट्स हो गए या बर्गर पैटी की, जैसे अभी आपने बात की, तो बहुत सारी माएँ ऐसी है कि कहती हैं कि अच्छा मार्केट में अगर महंगा मिल रहा है तो बहुत सारे ब्रांड्स ने ऐसी चीजें इंट्रोड्यूस करा देंगे, घर लो फौरन से फ्राई करो आपने बच्चों को दो। क्या वो बच्चों के लिए वो प्रोटीन का जरिया सही है या नहीं? सरासर गलत। मैं इस बात को लेके वोकल हूँ और इंशाल्लाह ताहयात वोकल रहूंगी कि ये सब चीजों की जो मार्केटिंग है ये बिल्कुल गलत है। इसमें GMOs हैं, ठीक है, ये सारे पेस्टिसाइड प्रोडक्ट्स होते हैं, इसमें ट्रांस फैट्स हैं, वो फैट्स जो कि हमारी बॉडी के लिए अच्छे नहीं है। आपके चैनल के साथ मैं ट्रांस फैट्स पर भी एक सेगमेंट कर चुकी हूँ। और जो इसमें प्रोटीन है वो ऑर्गेनिक, वो चिकन, वो ग्रास फेड चिकन रेस्ड है ही नहीं है। तो ये आपके बच्चों की सेहत के लिए, ये आप अपने आप को डिल्यूट करें कि मैं अपने बच्चे को हेल्दी प्रोटीन दे रही हूँ। ये प्रोडक्ट्स लाने की आपको घर में बिल्कुल जरूरत नहीं है। उससे अच्छा है कि आप घर में बच्चों को जो
जो मटर है, जो कॉलीफ्लावर है, जो आपके पास टोफू है, जो आपके पास ग्रेन्स है, उनकी पैटीज बना के दें, इंटेलिजेंटली उसको कुक करें आप और उसको आप घर की बनाई हुई ब्रेड में दें या मल्टीग्रेन ब्रेड में दें। खुदा के लिए अपने बच्चों को ये प्रोडक्ट्स खिला के उनको डल, लेजी, फैट मत करें। अच्छा सहर, एक और चीज़ ज़रा मुझे समझाएं। बहुत सारी माएँ ऐसी होती हैं कि जो सब्जियों को फ्रीज़ कर देती हैं, जैसे मटर को, गाजरों को काट के छील के फ्रीज़ करती है और जब ज़रूरत पड़ी निकाला और जनाब उसको फिर खाना बना लिए, सालन बना लिए, कुछ भी बच्चों को दे दिए बॉयल करके। ये भी सही है या ये भी गलत है? आपको फ्रेश सब्जी ही लेकर आनी चाहिए तब भी इस्तेमाल करनी चाहिए? अच्छा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। डिफरेंट सब्जियों की डिफरेंट शेल्फ लाइफ होती है। जैसे आपके पास जो मटर होता है उसकी शेल्फ लाइफ बहुत ज्यादा है, लेकिन अगर मैं लेटिस की बात करूंगी तो उसकी शेल्फ लाइफ कम है। अगर आप मटर फ्रीज कर रही हैं तो आप बहुत अच्छा कर रही हैं। अगर आप स्ट्रॉबेरी फ्रीज कर रही हैं, बेशक आप 2 महीने फ्रीज करें, आप बहुत अच्छा कर रही हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप लेटिस फ्रीज कर रही हैं तो आप इतना इंटेलिजेंट काम नहीं कर रही। अगर आप शकरकंदी फ्रीज कर रही हैं तो आप बहुत अच्छा कर रही हैं। अच्छा, मतलब ये मुख्तलिफ सब्जियां हैं जो कि फ्रीज़ करने के हवाले से अपना अपना एक टाइम रखती हैं, अपनी अपनी उनकी एक उम्र है, अपनी अपनी उनकी एक एज है कि इस टाइम के से ज़्यादा अगर आप सब्जियों को या किसी भी चीज़ को फ्रीज़ कर रहे हैं तो आपके लिए वो नुकसानदेह हो सकती हैं। लेकिन जब हम बात चिकन की करते हैं तो चिकन जो है वो जब आवाम की पहुंच से दूर होता है, तो सहर हमारे साथ मौजूद है, वो हमें मुख्तलिफ तरीके भी बता रही हैं कि किन किन ज़रिए को इस्तेमाल करके हम बच्चे की या फिर अपनी प्रोटीन की ज़रूरियात को पूरा कर सकें। क्योंकि अगर महंगाई है तो महंगाई के इस दौर में यकीनन कोई ना कोई एक रास्ता ऐसा ज़रूर निकलेगा जो कि सस्ता भी होगा, खस्ता भी होगा, आवाम की पहुँच में भी होगा और शायद हमारे घरों के किचन में भी मौजूद होगा। सहर से हमारा राबता दोबारा से बहाल हो गया। सहर, मुझे ये बताएं कि जैसे हम सब्जियों की बात कर रहे थे कि जनाब सब्जियां जो हैं उनकी अपनी एक उम्र होती है, हर सब्जी की एक अपनी एक लिमिट है, उस लिमिट तक आप उसे फ्रीज कर सकते हैं। अच्छा, बहुत सारी ख़वातीन ऐसी भी होती हैं जो कि घरों में पैटी बना के सेव कर लेती हैं, जैसे कि कबाब वगैरह हैं, तो इससे प्रोटीन का जो ज़रिया है वो कम हो जाता है, ख़त्म हो जाता है या फिर वो उतना ही रहता है? जो आपके पास गोश्त होता है, जो मीट होता है, उसको आप 2 महीने तक फ्रीज कर सकते हैं। उसकी शेल्फ लाइफ होती है और वो इक्वली न्यूट्रिशियस रहता है और वो आप यूज कर सकते हैं। अच्छा, गोश्त का आप मुझे ये बता रही हैं बीफ और मटन दोनों है? बीफ, चिकन, तीनों की बात कर रहे हैं। अच्छा, आप चिकन की बात कर रही हैं? जी बिल्कुल। अच्छा, ठीक है। तो जनाब ये चिकन है, अगर आप उसको उसकी लिमिट से ज़्यादा फ्रीज़ करेंगे तो यकीनन वो अपना प्रोटीन खो देगी। लेकिन फिर से अगेन वही बात कि महंगाई के इस दौर में जब हम बात करते हैं प्रोटीन की, जब हम बात करते हैं कि आपने बच्चों की ज़रूरियात कैसे पूरी करनी है, तो उसके मुख्तलिफ तरीके सहर हमें समझा रही है। सहर हमारे साथ मौजूद थी, बेहद शुक्रिया। जितनी माशाल्लाह प्यारी आप हैं उतनी प्यारी आप हमारे साथ गुफ्तगू कर। उम्मीद है कि बहुत सारी माएँ जो कि परेशान होती है इस लिहाज से कि अच्छा आज तो चिकन महंगा मिला, बच्चे की प्रोटीन कैसे पूरी करनी है, तो वो ऐसे कर सकती हैं। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं शोबिस सितारों की, जिनकी चमक धमक ऐसी होती है कि हर कोई उनके सहर में मुब्तला हो जाता है। आज हमारे नुमाइंदे मोहम्मद कुर्बान मौजूद हैं, फिल्म स्टार रेशम के साथ, और पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री की सफ़े अव्वल की अदाकारा हैं। कुर्बान ने उनसे बात की है, दिलचस्प गुफ्तगू की, और इस गुफ्तगू के दौरान रेशम ने यह भी बता दी कि उनका दुल्हा कैसा होना चाहिए, क्या क्या उसमें खुसूसियात होनी चाहिए, और वो सवाल जो कि मुझ समेत हर पाकिस्तानी के जहन में होता है कि अभी तक उन्होंने शादी क्यों नहीं की, कि शादी अभी तक ना करने की उन्होंने वजह भी बता दी है। तो क्या क्या चटपटी बातें की उन्होंने कुर्बान के साथ। कुर्बान की जानिब चलते हैं, मज़ीद देखते हैं कि क्या क्या गुफ्तगू हो रही है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की सफ़े अव्वल की खूबरू अदाकारा फिल्म स्टार रेशम। उनसे गुफ्तगू करते हैं और फिल्म इंडस्ट्री के हालात क्या जानते हैं कि वो क्या कहती हैं, क्या जज्बात हैं उनके, और साथ ही साथ फैशन इंडस्ट्री के हवाले से भी गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रेशम। वालेकुम अस्सलाम। मैडम, क्या कहना चाहेंगी पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के मौजूदा हालात के हवाले से? देखिए, फिल्म इंडस्ट्री के हालात ही नहीं, पूरे मुल्क के हालात जो हैं वो ख़राब हैं और काफ़ी अरसे से ख़राब हैं, और उसकी मेन वजह जो है वो ज़ाहिर है कोरोना भी रहा है, अभी भी है, और जिसकी वजह से जो काफ़ी फिल्में, बड़ी बड़ी फिल्में जो हैं बंद पड़ी हैं, काम रुका हुआ है, और इसी तरह काम सब रुके हुए हैं। लेकिन सिर्फ एक चीज़ अगर आगे बढ़ रही है तेज़ी से, तो वो सिर्फ महंगाई है। अपनी खूबसूरती का राज बताइएगा अपने फॉलोअर्स को, अपने फैंस को। अच्छा, मैं ख़ुद को बहुत ज़्यादा खूबसूरत नहीं लगती हूँ, लेकिन अगर फैंस को लगती हूँ तो उनका प्यार है, उनकी दुआएं हैं, उनकी मोहब्बत है। मैंने कभी बहुत ज़्यादा आईना नहीं देखती हूँ, मुझे ज़मीन पे रहना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि हम जब ये गुमा
गुमान करते हैं कि हम बहुत खूबसूरत हैं, तो थोड़ा सा तकब्बुर भी आता है। तो मुझे तकब्बुर जैसी चीज़ से बड़ा खौफ आता है, डर आता है। शादियों का सीज़न चल रहा है तो बहुत से लोगों को तजस्सुस है कि फिल्म स्टार रेशम कब शादी कर रही हैं, दुल्हे में क्या खसूसियात होनी चाहिए। तो इस हवाले से थोड़ा सा बताएंगी कि क्या क्या खसूसियात होनी चाहिए दुल्हे मियाँ। मेरे ख्याल में जैसा दुल्हा मुझे चाहिए वो अभी मुझे कहीं नज़र नहीं आ रहा। वो वफा से भरा होना चाहिए, वो सिंसेरिटी से, लॉयल्टी से। यहाँ ये चीज़ें नहीं मिलती। उन लोगों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? एक तरफ हम मुहिम चलाते हैं कि जहेज़ के ख़िलाफ़ है, दूसरी तरफ बहुत सी बच्चियां वैसे बैठी होती हैं। आपके क्योंकि फॉलोअर्स हैं, आपकी बात ज़्यादा असर रखती है, तो उन लोगों को क्या पैगाम दें? अभी हमसाया मुल्क में एक ख़ुदकुशी की जायज़ ना होने की वजह से एक बड़ी प्यारी लड़की आयशा ने, तो मैं ये कहूँगी कि जब आप अपनी बच्ची को ब्याहते हैं, शादी करते हैं, तो उसे ये मत कहें कि तुम्हारी वहाँ से लाश ही आनी चाहिए। अक्सर माँ बाप ये भी कहते हैं। तो आप ये भी उसे कहें कि खुदा ना खास्ता अगर ये शादी वर्कआउट नहीं करती, नहीं चलती है, तो वापसी का दरवाज़ा तुम्हारे लिए हमारे घर का दरवाज़ा बेटा खुला है, वापस आ जाना। क्योंकि ज़िंदगी एक बार मिलती है, बार बार नहीं मिलती है। तो ये शादी के नाम पे जहेज़, मतलब जब बच्चियाँ नहीं घर लेके जाती, जहेज़ नहीं लेके जाती, तो मैंने देखा है कि वो बच्चियाँ खुदकुशी करती हैं, जो कि बहुत ही दुख और अफसोस की बात है। तो मैं तमाम देखने वाली लड़कियों से ये कहूँगी कि कभी भी हिम्मत नहीं हारनी, हमेशा अपना स्ट्रांग रहना है, हिम्मत और हौसले के साथ। अगर कोई चीज़ नहीं चल रही है, कोई रिश्ता नहीं चल रहा है, तो कोई बात नहीं, अपने लिए दुआ करें और अपने माँ बाप के घर वापस आ जाएं। बहुत शुक्रिया मैडम जी। तो आपने फिल्म स्टार रेशम की खूबसूरत गुफ्तगू सुनी। उन्होंने कहा, लड़कियों को पैगाम दिया जहेज़ के हवाले से कि हिम्मत नहीं हारनी, मजबूती के साथ ज़िंदगी बसर करनी है। जी आगे बढ़ते हैं, खबर शामिल करते हैं। पीटीआई रहनुमा फैसल वावडा की कामयाबी का नोटिफिकेशन रोकने के लिए इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त दायर कर दी गई है। आपको अपडेट कर रहे हैं इंतहाई अहम खबर, जिससे मुतालिक आपको बताया जा रहा है फैसल वावडा के झूठे बयान हल्फी का केस कमीशन में ज़ेर इल्तवा है। दरख्वास्त गुजार का ये मौक़िफ़ है। फैसल वावडा बतौर रुकन असम्बली मुस्ताफ़ी हो चुके हैं। दरख्वास्त का ये मतन है, झूठे बयान हल्फी पर फैसले तक फैसल वावडा की कामयाबी का नोटिफिकेशन रोका जाए। दरख्वास्त में ये इस्तदा की गई है। दरख्वास्त मियाँ फैसल एडवोकेट की जानिब से दायर की गई है। तो आपको अपडेट कर रहे हैं कि पीटीआई रहनुमा फैसल वावडा की कामयाबी का नोटिफिकेशन रोकने के लिए इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त दायर कर दी है, और जिन्होंने दरख्वास्त दायर की है वो मियाँ फैसल एडवोकेट हैं। आगे बढ़ते हैं जनाब, आपने आज तक किसी जानवर को पेंट शर्ट पहने देखा है? नहीं ना, मैंने देखा है, मैं भी आपको दिखाऊंगी। तो जनाब हम सब ने सोशल मीडिया पर उन्हें देखा है, और वो है हाथी, वो भी पेंट शर्ट में मलबूस है। मनाजिर आप देख सकते हैं, सोशल मीडिया पर शेयर की गई तस्वीर में देखा जा सकता है कि हाथी ने जो है पर्पल कलर की शर्ट पहनी हुई है और वाइट कलर की उन्होंने पैंट पहनी हुई है। और मज़े की बात यह है कि उन्होंने जनाब बेल्ट भी लगाई हुई है। तो वो तमाम मोटे अफराद जो कि सोचते हैं कि वो पेंट शर्ट नहीं पहन सकते, इनको देख लें और थोड़ी सी हिम्मत हासिल कर लें, पेंट शर्ट पहन सकते हैं। और हाथी जो है वो अच्छे भी लग रहे हैं माशाल्लाह से, उन पे कलर सूट भी कर रहा है। आगे बढ़ते हैं, और जानवरों की जब हम बात कर रहे हैं तो ज़रा मछली की जानिब रुख कर लेते हैं। मछली के पेट से जिंदा कछुआ निकल आया। हैरान की हुई है ना आपको? मुझे भी इसी तरह हुई थी जब मैंने ये खबर पढ़ी थी। तस्वीर जो है सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। अमरीकी इदारे फिश एंड वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट FWC ने फेसबुक पर एक तस्वीर को शेयर किया, जिसकी तफसीलात में ये बताया गया कि दौरान तहकीक कुछ नमूने लिए जा रहे थे। इसी दौरान एक मछली के पेट में थोड़ी सी हलचल महसूस होती है, और इदारे का कहना है कि जब लैब में उस मछली का पेट काटा गया तो उसके अंदर से जिंदा कछुए का बच्चा निकला है, और वो इतना क्यूट सा है। और इस कछुए को पानी के करीब जब छोड़ दिया गया तो उसकी सांसें चल रही थी और कछुआ पानी में गायब हो गया। ऐसा कहते हैं जैसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे, ये वाली मिसाल यहाँ पर आती है। आगे जनाब जहाज़ की बात करते हैं। जहाज़ में परवास के दौरान एक गुस्से वाली बिल्ली ने, आज जानवरों की इसलिए ज़्यादा खबरें हैं क्योंकि आजकल जानवर बड़े गुस्से में आए हैं जनाब, खुश भी हैं गुस्से में भी हैं। बिल्ली बहुत गुस्से में आ गई और उन्होंने पायलट पर हमला कर दिया, जिसके बायस पायलट को हंगामी लैंडिंग करना पड़ी। ये वाक़या सूडान से कतर जाने वाली एयरलाइन की एक फ़्लाइट में पेश आया। जहाज़ को उड़ान भरे कुछ ही देर हुई थी कि बिल्ली ने गुस्से में आकर पायलट पर हमला कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक पायलट ने भी उस बिल्ली के हमले का भरपूर तरीके से मुकाबला किया, लेकिन हार आखिरकार मानना पड़ गई और तैयारे का रुख शहर की जानिब मोड़ते हुए हंगामी लैंडिंग करना पड़ी।
तो दोनों की लड़ाई बड़े मज़े की भी रही। बिल्ली हमला कर दे तो जनाब क्या बात है। और अगर आप लोगों के जहनों में ये सवाल है, या अगर मैं ये आप लोगों से पूछूं कि जनाब आप लोग करोड़पति बनना चाहते हैं, तो हर कोई ये कहेगा कि भाई क्यों नहीं, मतलब ज़रूर, यकीनन अगर करोड़पति या करोड़ पत्नी बनने का मौका मिले तो हर कोई बनेगा। तो उसके लिए करना ये आपने कि जल्दी से साहिल समंदर के पास आपने घर खरीद लेना है, क्योंकि थाईलैंड में ऐसा हुआ है जनाब, व्हेल मछली की वजह से खातून करोड़ों की मालिकन बन गई हैं। खातून को साहिल समंदर पर वाक़ अपने घर के करीब व्हेल मछली की उगली हुई एक ऐसी चीज़ मिली जिसकी मालियत 4 करोड़ रुपए बताई गई है। रिपोर्ट ये कहती है कि खातून 2 हफ्ते पहले साहिल पर चहलकदमी कर रही थी कि उन्हें एक चीज़ दिखाई दी जिसमें से मछली की बू महसूस हो रही थी उन्हें और खातून ने अनजान सी चीज़ को उठाकर वो अपने घर ले आई, जिसके कुछ ही देर बाद उनकी जो खुशी है उसका अंदाज़ा नहीं था, क्योंकि उन्हें हैरत हुई खातून के इल्म में जब आया कि व्हेल मछली ने जिस चीज़ को उगला है वो अंबर ग्रेस के नाम से जानी जाती है। 12 इंच चौड़े और 24 इंच लंबे अंबर ग्रेस का वजन 7 किलो के करीब है और इसकी कीमत 1,86,500 पाउंड है। खातून माहिरीन की मुंतज़िर हैं जो इसके असल होने की तस्दीक करेंगे। तो अगर आप घर नहीं ले सकते साहिल समंदर के करीब तो आप वॉक करने चले जाया करें, आपकी सेहत भी अच्छी रहेगी और शायद आप इसी बहाने अमीर भी हो जाएं। तो जब ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक वंस अगेन। अब हम उन मुहाफिज़ों की बात कर लेते हैं जो कि ऐसी बिल्डिंग्स में ऐसी जगहों पर तैनात होते हैं कि वो करोड़ों की बिल्डिंग्स तो होती हैं, करोड़ों के प्रोजेक्ट्स होते हैं, लेकिन जब उनकी तनख्वाहों की बात होती है तो चंद 100 रुपये होती है। करोड़ों के मुहाफिज, चंद 100 रुपये के मुलाजिम, कि ये ज़्यादती नहीं है? हसास इमारतों समेत बैंक्स, मॉल्स में सिक्योरिटी पर तैनात गार्ड्स का गुजारा बहुत मुश्किल से होता है। 12 घंटे की ड्यूटी, लेकिन तनख्वाह इंतहाई कम और जो हुकूमत ने मुकर्रर किया है उससे भी कम दी जाती है। तो खुला तजाद है ये, इस पे सवाल उठते हैं। पहले आपको अहमद रहमान खान की रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर इस पे तफसीलन बात करते हैं। 12 घंटे की सख्त ड्यूटी और यौमिया उजरत सिर्फ चंद 100 रुपए। एक छुट्टी का जुर्म 3 दिन की यौमिया उजरत के बराबर। किसी भी दिन ड्यूटी 12 से 24 घंटे होने का खतरा। जिन शराइत पर सिक्योरिटी गार्ड्स काम करते हैं, इसे दौरे जदीद में गुलामी की एक शक्ल ना कहें तो क्या कहें। मेरा नाम खालिद हुसैन नबासी है, मैं सिक्योरिटी गार्ड हूँ। 7 साल से ड्यूटी दे रहा हूँ। तनख्वाह हमारी वही है 15,000 रुपये। सही है, इसमें हुकूमत का ऐलान है 18,500 तनख्वाह का। सही है, हम लोग एक अंधेरे जाते हैं, दूसरे अंधेरे आते हैं। तकरीबन 16 घंटे ड्यूटी बन जाती है। अगर गार्ड नहीं हुए, बीमार हो जाए, उसमें भी छुट्टी नहीं है हमारी। उसमें भी छुट्टी के पैसे काटते हैं, 1500 रुपये काटते हैं। बस ये 8,000 में किराया चला जाता है, मकान भी किराए का है और 7,000 हम महीने में क्या खाते हैं ये भी बताओ। अभी 15,000 में क्या पढ़ेंगे बच्चे, इसमें भी नहीं, अपनी रोटी नहीं पूरी होती थी। जूते हो या वर्दी हो, हमें तो पुराने मिलते हैं। एक वर्दी दी हुई है, फिर वो ये रात को ड्यूटी टाइम वापस आते हैं, फिर उससे मुझे पूरी सर्दी में धोना पड़ा। फिर सुबह उठ के मैंने इनको फजर में प्रेस करके दिया। जूते हैं वो भी वजनी से, बस सर बहुत मुश्किल है। टाइमिंग बहुत लंबी है, आमदनी बहुत कम है। ये भी खुद में घरों के, हम 1-2 घरों के करते हैं, तो इस तरह गुजर बसर होता है सर। ना वरना इनकी सैलरी में तो घर का रेंट नहीं पूरा हो पा रहा, फिर बच्चे पढ़ते हैं। काला पुल के करीब एक कमरे के घर के रिहायशी खालिद ही नहीं, हर सिक्योरिटी गार्ड की यही कहानी है। डिप्टी 12 घंटे 10,000 तनख्वाह है हमारी। 12 घंटे डिप्टी है। गुजारा कैसे करते हैं? अल्लाह मालिक के, दाल रोटी खा रहे हैं भी, और क्या करें।
कितने घंटे ड्यूटी है, कितनी तनख्वाह है? 14,000 तनख्वाह है, 12 घंटे ड्यूटी है। बचत तो होते ही नहीं है, तकरीबन 10,000 12,000 तो दुकान का उद्धार हो जाते हैं। बस साला चला रहे, हम लोगों की बस की बात नहीं है। सिर्फ तनख्वाह और ड्यूटी के औकात ही नहीं, जो वर्दी ये पहनते हैं उसका कपड़ा इतना मोटा होता है कि उसको पहनकर ड्यूटी देना भी किसी आजमाइश से कम नहीं। रेशमी कपड़ा होता है और गर्म कपड़ा होता है। गर्मी में जो है ना ये बहुत गर्म होता है, तो उसमें बहुत परेशानी होती है, कपड़ा सही नहीं होता है। सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ होने वाली इन नाइंसाफियों पर हम पहुंचे ऑल पाकिस्तान सिक्योरिटी एजेंसीज एसोसिएशन के पास। चेयरमैन एप्सा मेजर रिटायर्ड मुनीर अहमद कहते हैं, ये औकात कार सिर्फ गार्ड्स के ही नहीं, फैक्ट्रियों में भी इसी तरह काम होता है। मिनिमम वेज तो 17,500 है। इसमें ड्यूटी आवर्स का डेफिनेटली एक मसला है जिसका हम तकरीबन हर फोरम पे इसको उठा रहे हैं, क्योंकि ये तो इंडस्ट्री प्रैक्टिस बन चुकी है। अगर आप किसी भी जगह जाएं तो 12 घंटे की शिफ्ट इवन इंडस्ट्री में खुद भी वो कर रहे हैं और कोई ओवर टाइम उसको नहीं देते। इसी तरह हमारे उस केस में भी ऐसा ही है। आखिर सिक्योरिटी गार्ड्स की जिंदगी इतनी सख्त क्यों है? सिक्योरिटी गार्ड्स की कंपनीज तो उन्हीं के बलबूते पर बहुत तरक्की कर रही हैं। सिक्योरिटी कंपनीज के मालिकान आखिर क्यों इन्हें इंसान समझने को तैयार नहीं है? महकमा लेबर आखिर कहाँ है? क्या यही वजह है जो हम आए रोज सिक्योरिटी गार्ड्स के खुदकुशी के वाकयात सुनते हैं? तू कादिर व आदिल है मगर तेरे जहां में है तल्ख बहुत बंदा-ए मजदूर के औकात। कैमरामैन इम्तियाज अली के साथ अहमद रहमान खान, समा, कराची। तो जनाब, रिपोर्ट हमने आपको दिखाई, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है नुमाइंदे खुसूसी अहमद रहमान खान। अहमद, बेहद शुक्रिया आपका, गुड मॉर्निंग। आपकी रिपोर्ट भी हमने अपने नाज़रीन को दिखाई। रिपोर्ट जब आप तैयार कर रहे थे, गुफ्तगू कर रहे थे, तो यकीनन आपके जहन में तो बहुत सारे सवाल थे ना जो आपने इनसे पूछ लिए, लेकिन कुछ ऐसे भी सवाल थे जो कि आप ऐसे लोगों से पूछना चाहते होंगे जिनके ज़ेर सरपरस्ती ये लोग काम करते हैं, जो इन्हें तनख्वाहें देते हैं। कुछ ऐसा जहन में आया उस टाइम आपके? जी बिल्कुल महक, बहुत ये जब मैं स्टोरी कवर कर रहा था तो काफ़ी ऐसी चीज़ें सामने आई, काफ़ी सवाल जहन में उठते हैं। कुछ चीज़ों के जवाब मैंने लिए भी लोगों से, लेबर लॉस पर भी बात की, फिर साथ ही साथ कुछ जो सिक्योरिटी कंपनीज के मालिक हैं उनसे भी बात की। तो जो सिक्योरिटी कंपनीज के मालिक हैं वो ये मौक़िफ़ इख्तियार करते हैं कि जी जो कंपनीज हैं या जो फैक्ट्रीज हैं जिन पे सिक्योरिटी गार्ड्स को भेजते हैं, वहाँ पर उन कंपनीज और फैक्ट्रीज की जानिब से ये कहा जाता है कि जी क्योंकि 8 घंटे की शिफ्ट वो अफोर्ड नहीं कर सकते, अगर 8 घंटे की सिक्योरिटी गार्ड की शिफ्ट जो है वो की जाएगी तो 3 शिफ्टों में काम किया जाएगा। तो इसकी वजह से वो सिक्योरिटी कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट खत्म करके किसी और सिक्योरिटी कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट कर लेती है वो फैक्ट्री, जो उनको 12 घंटे के ही सिक्योरिटी गार्ड जो है वो प्रोवाइड कर सके। तो ये सिक्योरिटी गार्ड कंपनीज का मौक़िफ़ है। इसी तरह हमने लेबर लॉस की बात की, तो इसमें सिक्योरिटी गार्ड्स की जो कंपनीज हैं वो कानूनी पहलू जो है वो तलाश करके इस तमाम तर मामले को चला रही हैं। वो इस तरह, वैसे तो कानून में ड्यूटी 8 घंटे ही मुकर्रर है कि 8 घंटे ही जो है वो कोई नौकरी करेगा, लेकिन ये करते ये है मैं कि जी 8 घंटे की तो नौकरी है और उसके बाद जो 4 घंटे यानी कि जो 12 घंटे की शिफ्ट वो कर रहा है तो वो जो 4 घंटे हैं वो उसको ओवर टाइम में काउंट किया जाता है। अच्छा। और इस तरह की कानून में इजाजत मौजूद है। तो ये बेसिकली उस कानून का गलत फायदा उठा रही हैं ये कंपनीज जो कि सिक्योरिटी एजेंसीज हैं। ये इस तरह से गलत फायदा उठा रही हैं कि कोई बेनिफिट उसको उस ओवर टाइम का नहीं दिया जा रहा है। अगर वो 12 घंटे ड्यूटी करा रहे हैं तो 8 घंटे की तनख्वाह और 4 घंटे का ओवर टाइम उसे देना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है, बल्कि वो जो तनख्वाह इन सिक्योरिटी गार्ड्स को फराहम कर रहे हैं वो बहुत कम है, वो इतनी कम है कि जो हुकूमत की मुकर्रर करना। बिल्कुल अहमद, मैं आपसे यही पूछना चाहती हूँ, गवर्नमेंट ने 18,000 मुकर्रर की ना, लेकिन इन्हें 15,000 मिल रहा है, और जहां पर शायद अफसरान का जोर चलता होगा वो 15 से भी कम कर लेते होंगे। अरे महक, हमने ऐसे गार्ड्स भी देखे जिनको 10,000 तनख्वाह दी जा रही है। अब मुझे आप बताएं कि आजकल की महंगाई के दौर में 10,000 रुपए में कैसे एक शख्स जो है वो गुजारा कर सकता है, और ये कंपनीज जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं ये कैसे काम करा रही हैं 10,000 रुपए में। मतलब ये खुलेआम खिलाफ वर्जी है लेबर लॉस की, लेकिन उसके बावजूद इन कंपनीज के ना लाइसेंस कैंसिल किए जा रहे हैं, ना इनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है,
महकमा लेबर को चाहिए कि कम से कम जो ऐसे ही गार्ड सड़कों पर तैनात हैं उनका एक सर्वे कर लिया जाए, उनसे पूछा जाए कि आप किस कंपनी के हैं, कितने घंटे की ड्यूटी देते हैं और क्या आपकी तनख्वाह है। अगर वो सिर्फ यही काम कर लें तो उनके सामने सच सामने आ जाएगा, ना कि वो सिक्योरिटी कंपनीज के दफ्तर जाएं, वो उनको कानूनी पहलुओं में उलझा दें, उन्हें एक नई चीज सामने ले आए कि जी हम तो ओवरटाइम की मद में तनख्वाह दे रहे हैं। लेकिन इससे बेहतर यह है कि जो सड़कों पर खड़े हुए ड्यूटीज सर अंजाम दे रहे हैं सिक्योरिटी गार्ड्स, उनसे जाके पूछा जाए कि वो कितने घंटे की ड्यूटी देते हैं, कितनी वो तनख्वाह वसूल करते हैं। तो महकमा लेबर खुद हैरान रह जाएगा कि किस तरह खुलेआम खिलाफ वर्जी जारी है इन सिक्योरिटी कंपनीज की जानिब से, लेकिन कोई कानूनी कार्रवाई क्या, कोई कार्रवाई इनके खिलाफ नहीं होती। माजी से गुज़िश्ता कई सालों से सिलसिला चला आ रहा है। जितनी कराची में पुलिस फोर्स नहीं है उतने सिक्योरिटी गार्ड्स हैं इस वक्त प्राइवेट महाफिज लोगों ने रख रखे। तो सोचें आप कि कितनी बड़ी तादाद है और ये मसला कितना बड़ा है। बिल्कुल बिल्कुल, हम देखते हैं ना कि जैसे बैंक्स हो गए या मॉल्स हो गए, इतनी बड़ी बड़ी इमारतें जो कि करोड़ों कमा रहे हैं, और वो जब तनख्वाहें देने पे आते हैं तो वो चंद हजार, और वो भी तनख्वाह नहीं देते जो कि हुकूमत ने मुकर्रर किया है। अहमद, जैसा कि आपने कहा कि चेक एंड बैलेंस रखना चाहिए, आप तो फील्ड में मौजूद होते हैं, चीज़ें डिग आउट करने की, सामने लाने की कोशिश करते हैं, तो आपके पास ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन कि कभी भी कोई चेक एंड बैलेंस रखा गया हो, या इनके लिए कभी किसी ने आवाज़ उठाई हो, या इनके लिए कोई कानून बनाया गया हो? जी देखिए किरण, मैं इस रिपोर्ट के सिलसिले में तकरीबन दर्जनों गार्ड्स के पास गया, उनसे बात की, कुछ हमने ऑन कैमरा भी रिकॉर्ड किए, कुछ हमने ऑफ कैमरा भी गुफ्तगू की। तो इसमें मुझे हैरत हो रही थी कि वो मुझे ही कह रहे थे कि जी आज आप हैं, पहली दफा समा टीवी है जो यहाँ पर आया है और उन्होंने हमसे ये बातें की हैं। कह रहे हैं माजी में ना आज तक कोई गवर्नमेंट का कोई इदारा हमारे पास आया, ना कोई चैनल हमारे पास आया, ना कोई नुमाइंदा हमारे पास आया कि कम से कम उसने हमारे बारे में सोचा हो, हमारी चीजें कवर की हो, बताया हो। तो मुझे बड़ा अफसोस हो रहा था कि हम किस दौर में जिंदा हैं कि हुकूमत जो है या फिर जो सरकारी इदारे हैं वो कम से कम इनकी दादरसी नहीं कर रही है, इनके पास नहीं आ रही, इनसे पूछ नहीं रही है कि वो कितनी तनख्वाह वसूल कर रहे हैं। हम जिन सिक्योरिटी गार्ड के घर पे गए हैं वो एक कमरे के घर के रिहायशी थे, यानी कि सिर्फ एक कमरा, और वो घर भी रेंट, वो एक कमरा भी रेंट का था। बिल्कुल, और उसमें 8,000 रुपए तो उनके किराए के चले जाते हैं। अब सोचिए 7,000 रुपए जो उनके पास बचे हैं उनकी तनख्वाह के, उसमें वो कैसे गुजारा कर रहे होंगे। और ये सिर्फ एक सिक्योरिटी गार्ड की कहानी नहीं है, जितने सिक्योरिटी गार्ड इस वक्त शहर के मुख्तलिफ मकामात पर तैनात हैं वो सब ऐसे ही जिंदगी गुजार रहे हैं, बड़ी मुश्किल से जिंदगी गुजार रहे हैं। तो इनके बारे में महकमा लेबर को अब संजीदा होना होगा, चीजों को, मामलात को संजीदगी से लेना होगा, ताकि कम से कम पता चल सके। हम तो ये देखते आ रहे हैं कि हर माह जो है वो हम ये रिपोर्ट कर रहे होते हैं 2-3 केसेस के जी सिक्योरिटी गार्ड से खुदकुशी कर ली, सिक्योरिटी गार्ड ने खुदकुशी कर ली। अब मुझे तो इस बात पे भी जो है वो कुछ जो है वो चीजें मैं सोच रहा हूँ कि क्या हो सकता है इनके पीछे यही अनासिर होते हो, यही मामलात होते हो कि वो फाइनेंशियली इतने जाहिर है हालात से तंग आके तभी तो इंसान इतना इंतहाई कदम उठाता ना कि उसे लगता है कि जिंदगी से ज्यादा आसान तो फिर मौत, इसलिए वो मौत को गले लगा लेता है। अच्छा, महकमे लेबर की आपने बात की, अगर आपने महकमे से बात करने की कोशिश की हो या ये जानने की कोशिश की हो कि वो क्यों खामोश है, क्यों खामोश तमाशाई बना हुआ है इस महंगाई के दौर में, जब 10,000 अगर महीने की आपकी तनख्वाह है तो उस 10,000 में गुजारा करना कि आपके एक कमरे का रेंट 8,000 है, तो कुछ आपके सामने आप सामने ला सके, कुछ आपको पता चल सका कि ये खामोशी क्यों है या ये चुप का रोजा कब टूटेगा? जी देखिए, एक तो सबसे ज्यादा इस वक्त सरकारी अफसरान ये बोलते हैं कि जी उनको नोटिफिकेशन की वजह से पाबंद जो है वो किया हुआ है सिंध गवर्नमेंट ने और वो कोई मौक़िफ़ अपना देने को तैयार नहीं होते। तो ये एक बड़ा इन्होंने एक आसान जरिया तलाश किया हुआ है मीडिया को जवाब देने का। तो यही इसी तरह के जवाब जो है वो मिलते हैं हमें। महकमा लेबर की जानिब से भी जो है वो हमने मुसलसल कोशिश की, गुज़िश्ता रोज हम मुसलसल कोशिश करते रहे कि कोई राब्ता हो सके, कोई लाइनअप हो सके, उनके ऐसे सरकारी अफसर जो अपना मौक़िफ़ भी दे सकें, हमें ऑन कैमरा भी बता सकें इस मामले के हवाले से। लेकिन कोई सही जो है वो हमें जवाब इस बारे में मौसूल नहीं हुआ कि वो बताएं कि जी क्यों कार्रवाई नहीं की जा रही है और क्यों आखिर इन सिक्योरिटी कंपनीज को खुलेआम आज़ादी है कमाने की। इसमें एक ये चीज़ भी है महक कि सिक्योरिटी कंपनी जब किसी फैक्ट्री से या किसी दफ्तर से कॉन्ट्रैक्ट साइन करती है तो वो उससे एक सिक्योरिटी गार्ड की मद में 20 से 25,000 रुपए वसूल करती है। लेकिन आगे सिक्योरिटी गार्ड को जब तनख्वाह देती है तो वो जी 14,000 देती है, 12,000 देती है, 15,000 देती है, या बहुत हुआ तो 17,000 देती है। इससे ज्यादा सिक्योरिटी गार्ड की तनख्वाह नहीं है।
लेकिन वो जो फैक्ट्री या जिस दफ्तर से वसूल कर रही है उस सिक्योरिटी गार्ड की मद में पैसे, वो तकरीबन 20 से 25 हजार रुपए। अब जब ये बात सिक्योरिटी कंपनी से की जाती है तो वो ये कहते हैं कि जी हम इनको वर्दी दे रहे हैं, हम इनको जूते दे रहे हैं, हम अपने लाइसेंस वाला वेपन दे रहे हैं, तो इसकी वजह से जो है ये कंपनीज के चार्जेस हैं जो हम इनसे ले रहे हैं। तो लेकिन अहमद ये देखें ना, ये अफसोस के साथ साथ ये भी कि शायद इंसानियत का एहसास इनके दिलों में नहीं है ना। जो बड़े बड़े मालिकान हैं, जो बड़े बड़े बैंक्स के मालिक हैं, बिल्डिंग्स के मालिक हैं, मॉल्स के मालिक हैं, वो तो करोड़ों में कमा रहे हैं, तो उनके अंदर से ये इंसानियत शायद मर चुकी है कि वो 18 तो देना दूर की बात, जो वो 15 दे रहे हैं उसमें भी अगर आप एक दिन की छुट्टी बीमारी की वजह से कर लेते हैं तो 3 दिन तक की जो तनख्वाह आपकी है उस लिहाज से वो पैसे काट लेते हैं। ये इंसानियत है, ये ज़मीर उनका मर चुका है। जी देखिए, रूल्स एंड रेगुलेशन इनके इतने सख्त हैं महक कि एक छुट्टी पे ना सिर्फ 3 दिन की सैलरी है, अगर इनका जो रिप्लेसमेंट है यानी कि इनके बाद की शिफ्ट संभालने वाला बंदा है वो सिक्योरिटी गार्ड अगर ना है तो ना सिर्फ इनको वो 12 घंटे करने पड़ते हैं, बल्कि उसके बाद की शिफ्ट अगर ये करना चाहें तो उसके 300 रुपए इन्हें दिए जाते हैं। तो मतलब ये 12 घंटे की एक तरह से वो 24 घंटे की ड्यूटी हो गई, लेकिन उसके सिर्फ 300 रुपए जो है वो इन्हें दिए जाते हैं। तो ये इतने सख्त रूल्स एंड रेगुलेशन है और पैसे इतने कम है कि सिक्योरिटी गार्ड जो है वो वैसे ही बहुत ज्यादा आप इनका बिहेवियर नोटिस करें, क्योंकि हम भी मिलते हैं इस रिपोर्ट के सिलसिले में मैं काफी लोगों से मिला हूं, तो उनका बिहेवियर थोड़ा चिड़चिड़ा हो जाता है, वो सही तरीके से बात नहीं कर रहे होते। उसकी वजह यही होती है कि वो फाइनेंशियली बड़े ज़ाहिर मेंटली फेड अप हो जाते हैं ना, जब आप इतनी मेहनत करें और आपको पता भी नहीं कि आप 8 घंटे के लिए नौकरी के लिए नहीं बल्कि 12-12 घंटे, वो 12 घंटे 24 घंटों में भी तब्दील हो सकते हैं। अमर, आपका बेहद शुक्रिया। हमने तो अपने नाज़रीन के सामने ये रखा, इस पर हमने गुफ्तगू की, लेकिन हमारी ख्वाहिश ये है कि शायद इस प्लेटफॉर्म पर इस चीज़ को देखने के बाद बहुत सारे लोग इस पर आवाज़ उठाएं, इसको जानने की कोशिश करें खामोशी क्यों है। वो मालिकान वाकई में कसूरवार हैं जो कि हुकूमत की मुकर्रर करदा तनख्वाह तो देते नहीं हैं, और जो देते हैं वो इंतहाई कम देते हैं। आगे बढ़ते हैं, ज़रा बात कर लेते हैं उन लोगों की जो कि आजकल के मौसम में बहुत ज़्यादा सैर सपाटे कर रहे हैं। सयाहों की जन्नत समझा जाता है मालम जब्बा को, जहां पर मैराथन का मैदान सजा है। दुश्वार और पथरीले ट्रैक पर सबकत ले जाने की दौड़ हुई और इसरार अहमद ने 42 किलोमीटर रेस का मैदान मारा है। सैयद शहाबुद्दीन ने रिपोर्ट तैयार की है, आपको ये खूबसूरत सी रिपोर्ट दिखाते हैं। फलकबोस पहाड़ों की वादी मालम जब्बा, सतह समंदर से 9,200 फीट की बुलंदी पर रेस। पथरीले ट्रैक पर सबकत की दौड़। इसरार अहमद 42 किलोमीटर रेस का फातेह रहा। 21 किलोमीटर की मैराथन शेर खान ने अपने नाम की। 10 किलोमीटर का मुकाबला सुहेल आमिर ने जीत लिया। 5 किलोमीटर फासले की दौड़ में फैजान ने सबको पीछे छोड़ दिया। मौसीकी का भी खूब तड़का लगा। मंचलों ने भंगड़े डालकर माहौल को गरमाए रखा। 21 किलोमीटर हाफ मैराथन की है, उसमें सेकंड प्राइज ली है और रेस बहुत अच्छी हुई है। इस तरह के हेल्दी कंपटीशन हमारे मुल्क में होने चाहिए। ये वैली में रेस थी और बहुत ज़बरदस्त रेस हुई है, बहुत मज़ा आया। मैं बहुत खुश थी कि मेरे अलावा भी और औरतें थी जो कि इस रेस के अंदर शामिल हुई, और मेरा तो यही पैगाम है कि प्लीज़ एवरीवन पार्टिसिपेट मोर, women स्पेशली, बिकॉज you do have a skill, you do have the power, you can do it. मैंने 5 किलोमीटर वाला ट्रैक किया और बहुत मुश्किल था, काफ़ी स्टीप भी था, लेकिन इतना प्यारा था कि हमें बहुत मज़ा आया। मेरे साथ मेरी और दोस्तें भी आई हैं और बच्चे, बड़े, लड़कियां, सब लोगों ने मिलकर पार्टिसिपेट किया। बहुत मज़ा आया हमें यहाँ के। सयाह हसीन नज़ारों में खोए रहे, गर्मा गर्म चाय की चुस्कियां लेते रहे, यादगार लम्हात कैमरे में महफूज करते रहे। कैमरामैन फरजंद अली के साथ सैयद शहाबुद्दीन समा, मालम जब्बा, सवाल।
तो ये मैराथन और इसके मज़े और लोग किस तरह से एंजॉय कर रहे हैं ये हमने आपको दिखाया। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें लड़कियां अब हमें आगे नज़र आ रही हैं, स्पेशली लाहौर की जो लड़कियां हैं। पार्कोर का खेल पाकिस्तान में शहर शहर मकबूल हो रहा है और अब लड़कियां भी इसे सीख रही हैं। सेकंड्स में रुकावटों को अबूर करना और ख़ुद को मजबूत बनाने का अज़्म लिए लाहौरी कुड़ियाँ पार्कोर से फ़ायदा उठा रही हैं और रस्सी से ऊपर चढ़ना, फिर बैक फ्लिप करना, ये सब इन कुड़ियों के लिए बहुत ज़्यादा आसान हो गया है। देखने में तो बहुत ही मुश्किल लगता है कि पता नहीं कैसे होगा, लेकिन सलाम है लड़कियों को जो ये सीखती हैं और फिर कर भी रही हैं। वीसी पाकिस्तान पार्कोर एसोसिएशन फातिमा नासिर ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे बात कर लेते हैं, उनसे पूछ लेते हैं कि ये इतनी हिम्मत या फिर ये इतना जो जज्बा है वो कैसे सामने आ जाता है। फातिमा, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि ये खेल आप लोगों ने लाहौर में कब से शुरू किया? ये हमने दिसंबर 29 से हमने स्टार्ट किया लाहौर में, इसकी फेडरेशन इस्टेब्लिश करके। अच्छा, तो मुझे ये बताएं कि किस किस ने मेहनत की, किस किस ने ये जाहिर किया कि अच्छा मैंने मेहनत करनी है, और कौन कौन भाग गया? बेसिकली ये स्पोर्ट्स जो है ऐसा है जो ऑलरेडी था मौजूद, लेकिन उसको रिकग्नाइजेशन की ज़रूरत थी। और ये जो हमारे प्रेसिडेंट पार्कोर फेडरेशन के उस्मान नवाज़, उन्होंने इसको इस्टेब्लिश किया, उन्होंने ये इस पार्कोर को रिकग्नाइजेशन दी पाकिस्तान में, और उसको उन्होंने कह रहे यू नो ही इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ द फेडरेशन, सो ही इज़ रनिंग इट वेरी वेल। अच्छा, और फातिमा, जैसे कि हम जब इस खेल को देखते हैं, ये इसके सीखने की बात होती है, तो इसके सीखने में ही बहुत ज़्यादा चोटें आपको लग जाती हैं, और हमारा मुआशरा लड़कियों को ऐसा टफ काम करने की बड़ी मुश्किल से इजाज़त देता है। लड़कियों को रोका जाता है कि बड़ा मुश्किल है, आगे ही भी तुम्हारी ज़िंदगी है, वो कैसे गुजारोगी, अभी से खुदा ना खास्ता कुछ हो गया, तो ये चीज़ भी देखने में आई? हाँ बिल्कुल, अनफॉर्चुनेटली कुछ 2 दिन पहले की बात है। आई डिड अ वेरी लॉन्ग जंप एंड आई फेल ऑन माई नीज। आई मीन जंप करके आगे कंक्रीट थी तो उसके ऊपर मेरे घुटने लगे। सो बोथ माई नीज आर इंजर्ड राइट नाउ, बट दे आर बेटर। तो ऐसी छोटे मोटे लगती रहती हैं, मे इट बी हॉर्स राइडिंग, मे इट बी एनी स्पोर्ट्स, रनिंग, एथलेटिक्स और स्विमिंग। तो इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, इट्स अ पार्ट ऑफ अ स्पोर्ट्समैन्स लाइफ टू गेट इंजर्ड and you know get recovered as well. अच्छा फातिमा, जैसे कि हम बात हमेशा करते हैं, और जैसे कि आप भी बता रही हैं ना कि आपको चोट लगी और अब तो अल्हम्दुलिल्लाह आप बेहतर हैं, तो जो घर वाले होते हैं, घर वालों की सपोर्ट आपके लिए बड़ी ज़रूरी होती है, तो आप को सपोर्ट करने में या जो बाकी लड़कियां आती हैं या उनके घर वालों का क्या रिएक्शन या क्या अमूमी तौर पर रद्द-ए-अमल सामने आता है? बेसिकली घर वाले ऑब्वियसली हमेशा टेंशन लेते हैं, बिकॉज वो खुद ये काम नहीं करते, तो उनको हमेशा परवाह होती है कि हमारी बच्ची जा रही है, चोटें खा कर आ रही है, हमारी बच्ची जा रही है, कहीं टांग ना तोड़वा ले, इस तरह की चीज़ें। वी गेट टू फेस दैट अ लॉट, इवन आई गेट टू फेस इट कि माई पेरेंट्स आर लाइक कि आइंदा के बाद तुम ये गेम नहीं करोगी, यू गॉट हर्ट सो बैड। लेकिन जो स्पोर्ट्स वुमेन या स्पोर्ट्स मैन होता है वो एक स्ट्रॉन्ग इंसान होता है, उनका माइंड भी स्ट्रॉन्ग होता है, दे नो व्हाट दे आर डूइंग। तो कोई बात नहीं, ऐसे लोग परवाह करते रहते हैं, लेकिन इफ़ यू वांट टू डू समथिंग यू हैव टू कंटिन्यू डूइंग इट, यू कैन नॉट गिव अप ऑन दीज टाइनी इंजरीज। छोटी मोटी चोटें लगती रहती हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप हार मान जाओ। तो फातिमा, ये तो अपनी अपनी सोच और अपने ख्यालात होते हैं, लेकिन हमारे मुआशरे में एक जुमला बड़ा आम सा है, बहुत लड़कियों को तो बहुत ही सुनने के लिए मिलता है ना कि ये तो लड़की है भाई, इसको रोको, इस काम से इसको ना करने दिया जाए, अभी कह रही है और बाद में कोई ना कोई नुकसान कर बैठेगी। आपको भी ऐसी बातें सुनने के लिए मिली? बिल्कुल, मुझे हमेशा मिलती हैं, मुझे रोज़ मिलती हैं, लेकिन इनको इग्नोर करना बेहतर होता है, बिकॉज मुआशरा जो है वो अगर आप उसके साथ चलना शुरू हो जाओ, उसकी बात मानना शुरू हो जाओ, आप तब जाओगे। यू वॉन्ट बी एबल टू डू एनीथिंग इफ़ यू गो विद द सोसाइटी। अगर आपने कुछ करना है अपनी ज़िंदगी में, अगर आपने आगे बढ़ना है, सो यू हैव टू डू व्हाट यू वांट। आपने अपने डिसीजंस के साथ स्टैंड लेना है, अपने पेरेंट्स की सपोर्ट और यू नो जो लोग मैटर करते हैं उनका ओपिनियन मैटर करता है कि वो क्या कह रहे हैं या रोक रहे हैं। लेकिन जो लोग नहीं मैटर करते, रैंडमली लोग आके आपको कह रहे हैं कि आप लड़की हो, आप ना किया करो, अच्छे नहीं लगते या नहीं करना चाहिए लड़कियों को, उनको इग्नोर करे इंसान, क्योंकि उन्होंने आपकी ज़िंदगी नहीं बनानी, आपने अपनी ज़िंदगी खुद बनानी है, आपने आगे खुद बढ़ना है। पॉसिबिलिटीज़ कभी बनती नहीं है, आपको बनानी पड़ती हैं। अच्छा फातिमा, वीसी हैं इस एसोसिएशन की, तो बहुत सारी लड़कियां जब आती होंगी ट्रेनिंग के लिए, जैसे अगर मैं आ जाऊँ तो मैं तो शायद भाग ही जाऊँ कि ये तो इतने मुश्किल काम है, तो कुछ लड़कियां जो कहती हो हम ये नहीं ये काम कर सकते हैं, ऐसा होता है?
हमारे पास फेडरेशन में काफ़ी ज़्यादा लड़कियां मौजूद हैं और अब जब हमारे लड़कों की अलग ट्रेनिंग होती है, लड़कियों की अलग ट्रेनिंग होती है, या को भी हो रही थी, कोई मसला नहीं होता। बस ये होता है कि आपकी मोटिवेशन बरकरार रहती है। जब आप देखते हो ना लड़कों को इतना कुछ करते हुए, यानी वो फ्लिप्स कर रहे हैं, वो बैक रोल्स कर रहे हैं, बैक फ्लिप्स कर रहे हैं, जंप्स कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली हम लड़कियों की भी ना अंदर से एक मोटिवेशन बढ़ना शुरू हो जाती है कि हम भी कर सकते हैं, हमने भी करना है। और वो माशाल्लाह वो हमें सपोर्ट करते हैं, वो बताते हैं। और हमारी फेडरेशन में मैं और उस्मान नवाज़ जो है, हमने सिखाने का तरीका बनाया हुआ है कि हर लड़की जो आए या कोई भी नया इंसान आए उसको मुश्किल ना लगे ये काम। हम सिखाते ऐसे हैं कि वो मोटिवेटेड रहते हैं और वो थोड़ा थोड़ा सीख के आगे बढ़ते हैं। अच्छा, तो कभी ऐसा हुआ कि लड़कियां जो हैं वो मुख्तलिफ चीज़ों में या मुख्तलिफ कामों में या इस तरह के मुख्तलिफ मुश्किल काम करने में लड़कों से बेहतर लगी हो आपको, और आप कहें कि अच्छा अब तो हमारी जो लड़कियां हैं ना वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई हैं? बिल्कुल ऐसा हुआ है और ऐसा होता है। जैसे स्विमिंग में देयर आर गर्ल्स हु आर वे बेटर देन द बॉयज़, ठीक है। वी हैव मच बेटर गर्ल्स इन हॉर्स राइडिंग एज वेल। आई मीन काफ़ी सारी स्पोर्ट्स की फील्ड में ऐसी लड़कियां हैं जो बहुत बेहतर हैं लड़कों से, और यानी कि हमारा कोई कंपटीशन बनता नहीं है, बिकॉज हर कोई अपनी जगह पे बेहतर होता है और लड़कियां भी किसी से कम नहीं है, लड़कियां आगे बढ़ जाती हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, और जब लड़कियां आगे बढ़ती हैं तो फिर मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो बीट कर जाती हैं लड़कों को। और फातिमा, हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक आपको बहुत जल्दी सेहत दे। और जनाब, जो लड़कियां सीख रही हैं या जो जिन लड़कियों को सीखने का शौक़ है और जो चाहती हैं कि वो इतनी एक्टिव हो जाएं, उन्हें चाहिए कि वो ज्वाइन कर लें। आज के प्रोग्राम से अब तक के लिए इतना ही। कल इंशाल्लाह आपसे फिर से मुलाकात होगी सेम टाइम पर, लेकिन बहुत सारे डिफरेंट टॉपिक्स होंगे जिन पर हम बात करेंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।